जी ठीक है, चलें जी। तो हम जैन का माइक्रोफोन ऑन करवा लेते हैं, क्योंकि जैन ने हमें कहा है कि सर जी आप ही हैं बस मेरे पास। तो जैन का माइक्रोफोन सर जी हमारे पास तो जैन किया आपको पेपरों में 100% आना है। और किस बुक में आना है? गाइनी में, ऑब्स में। ऑब्स में किसमें आना है? गाइनी ऑब्स में, एमसीक्यू। सर मैंने मैसेज किया, वो ऑनलाइन नहीं है शायद, मैंने टेक्स्ट कर दिया बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू जैन। तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया, तो ये बैक्टीरिया है जी हमारा। ये बैक्टीरिया आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेगा गाइनी ऑब्स में। जी सर। रिमेंबर, तो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया, इसको हम ग्रुप के हिसाब से ग्रुप बी, जीबीएस बैक्टीरिया भी कहते हैं। जब वर्ड आ जाए ना जीबीएस बैक्टीरिया लिखा हो, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया। तो इसलिए जब वर्ड जीबीएस लिखा है ना पेपर में, आपके जहन में ये बैक्टीरिया आएगा। और एग्लेक्शिया का वर्ड कम आता है पेपर में, ज्यादा जीबीएस लिखा आता है। ज्यादा वर्ड क्या लिखा आता है? जीबीएस। और जीबीएस में क्या लिखा होगा? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। जीबीएस से मुराद है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। जब भी जिस तरह ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस क्या था? हाँ जी बाजी, आ जाओ। नहीं आ जाओ, आ जाओ, मैं पढ़ा रहा तुम होना, आ जाओ। ठीक है, अच्छा अजय थे बैठ जाओ। अच्छा जी, आवाज आ रही मेरी को? जी सर। तो अपना मैं कहाँ पे था? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। हाँ, तो ये जो जीबीएस बैक्टीरिया है ना, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में जो बांधने लगा है, वो आपने ये याद रखना है कि कोई भी फीमेल, ये नॉर्मली फीमेल वजाइना में, जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फीमेल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, वजाइना जेनिटल ट्रैक्ट में। क्लियर? अच्छा, जीबीएस बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया पढ़ा है तो कोई बात नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो बेबी बर्थ होनी है वो 40th वीक में होनी है। वो किस वीक में होनी है? प्रेगनेंसी 40th वीक में। तो 40th वीक में, तो जब 40 हफ्ते पूरे हो जाएंगे तो बेबी डिलीवर होगा। ठीक है जी सर। अच्छा, जब बेबी डिलीवर होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, मतलब वजाइना में, ठीक है, तो जी सर, जब वो बच्चा पैदा होगा तो ये बैक्टीरिया उस वक्त ड्यूरिंग बर्थ, ये बैक्टीरिया बच्चे में जो है वो इन्फेक्शन काज करने का रिस्क होगा आफ्टर बर्थ। इसीलिए ये जो जीबीएस बैक्टीरिया है, ये आपका हर प्रेगनेंसी में, जब प्रेगनेंसी कितने वीक्स की हो जाए? 37 वीक की। तो हर फीमेल को जिसकी प्रेगनेंसी 37 वीक की हो जाए, हमने उसकी जो है वो वजाइना से क्या करना है? सैंपल लेना है। ठीक है, सैंपल लेना है। और हर प्रेग्नेंट फीमेल का, और हमने कौन सा बैक्टीरिया चेक करना है? जीबीएस। जीबीएस। इसके बगैर अगर आप ये नहीं करते तो यू आर, मतलब आप जो है वो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नेग्लिजेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हर फीमेल का 37 से लेके, जब उसकी प्रेगनेंसी 37 से 39 वीक की हो जाती है, इससे पहले नहीं लेना सैंपल। ठीक है, इससे पहले नहीं लेना जी सर। और अब क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 40th वीक में बेबी डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, तो हमने बेबी डिलीवर होने से 1 से 2 हफ्ते पहले हमने वजाइनल सैंपलिंग करनी है और उसमें जीबीएस बैक्टीरिया जो है वो चेक करना है। जी सर। अगर जीबीएस बैक्टीरिया पॉजिटिव आया तो हमने इस फीमेल को इंजेक्शन लगाना है पेनिसिलिन का।
किस चीज का इंजेक्शन लगाना है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का। वो इसलिए कि बेबी डिलीवरी से पहले ये बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए, ताकि उस बच्चे को ये बैक्टीरिया चिपके ना उसको चिमड़ना ना जाए, ताकि बच्चे में इन्फेक्शन ना हो। तो इसीलिए ये पेपर का गायनी ऑप्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि पहले तो कौन सा बैक्टीरिया है जो 37 से 39 वीक में हम सैंपलिंग करेंगे? जीबीएस बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इस 37 वीक से पहले करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल 34 वीक में कर लिया, आपने एंटीबायोटिक दे दी, वो बच्चा पैदा होने से पहले वो दोबारा बैक्टीरिया ग्रो कर चुका होगा, इसलिए पहले देने का पहले चेक करके और एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपने बिल्कुल डिलीवरी के टाइम जाके एंटीबायोटिक देनी है, ताकि एंटीबायोटिक दे दें और बैक्टीरिया मर जाए, ताकि बेबी सेफली डिलीवर हो जाए। अच्छा, इसीलिए जो जीबीएस बैक्टीरिया है, क्योंकि अब कुछ फीमेल्स को पेनिसिलिन से एलर्जी भी होती है, वो तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं ले सकती, ठीक है, लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इस तरह के फीमेल्स में हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एरिथ्रोमाइसिन हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के फीमेल्स में हम वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो ये हम एंटीबायोटिक जो है वो दे सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इस जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम जो है वो फीमेल को अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो हम जो है वो एरिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन ये एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं अगर किसी फीमेल को क्या है, पेनिसिलिन से एलर्जी है। फर्स्ट लाइन अगर आपसे वो पूछे पेनिसिलिन से एलर्जी है तो आप कह दो एरिथ्रोमाइसिन दे दो। अच्छा, उसके बाद ये जो ड्रग्स हैं ये तो बाद में हमें इनके साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे, लेकिन ये प्रेगनेंसी में सेफ है, इसीलिए ऐसा जिनको कोई इशू नहीं होता है इनको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, अब फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया बच्चे को कहाँ से लगना है? जब बच्चे ने कहाँ से डिलीवर होना है? वजाइना से। जब बच्चे ने वजाइनल ट्रैक्ट से आना है तभी ये बैक्टीरिया चिपकेगा ना बच्चे को। जी सर। अगर किसी फीमेल का होना ही सी सेक्शन है, अगर किसी फीमेल का होना ही क्या है, सी सेक्शन, फिर तो वो बच्चा तो पेट के ऊपर से डिलीवरी करके हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो तो हमने यहाँ से पेट के ऊपर इंसिजन दिया और बच्चा वहीं से ऊपर खींच लिया, फिर तो बच्चे को नीचे से गुजरने की जरूरत ही नहीं ना पड़ी, जी सर। इसलिए अगर किसी फीमेल का सी सेक्शन होना है तो फिर उसमें ये टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उसका सी सेक्शन होना है और वो बेबी तो ऊपर वाले रास्ते से बाहर आ जाना है, तो उसको तो वजाइनल ट्रैक्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है, तो फिर जीबीएस करवाने की कोई जरूरत नहीं है अगर उस फीमेल का सी सेक्शन होना है। यस सर, क्योंकि ये तो हम जीबीएस टेस्टिंग इसलिए करवा रहे हैं कि उसका जो रूट है वो वजाइनल ट्रैक है, वजाइनल रूट है, तो दैट्स व्हाई हम उसमें जीबीएस को हमारे लिए वो कंसर्निंग पॉइंट है, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं है अगर उसका सी सेक्शन होना है। जी सर। इसीलिए अब सी सेक्शन पहले से पता होता है कि होना है कि नहीं होना, मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई इमरजेंसी ना बने। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक फीमेल है जिसका पहले एक बेबी पैदा हुआ था, और पहले भी वो किस चीज से पैदा हुआ था? सी सेक्शन से। अगर एक पहला बच्चा पैदा हुआ है और वो ऑपरेशन से हुआ है, वो सी सेक्शन से हुआ है, तो सेकंड बच्चा भी ऑपरेशन से ही होता है, ठीक है। सेकंड बच्चे को डिलीवरी से नहीं जो है वो हमने पैदा करना, क्योंकि अगर पहले यूट्रस की जो है वो यूट्रस को कट लगा हुआ ना, सी सेक्शन हुआ, तो दूसरा बच्चा आप फिर वजाइनल ट्रैक से जो है उसको बर्थ नहीं करते, क्योंकि यूट्रस फट जाएगी, रप्चर हो जाती है, यूट्रस फट जाती है। इसलिए अगर आपने पहली दफा सी सेक्शन करवा लिया है तो अब नेक्स्ट जितने भी बच्चे होंगे वो सब सी सेक्शन से ही होंगे, वो वैसे पैदा नहीं होंगे फिर, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्राई करोगे तो अगर वजाइनल डिलीवरी की ट्राई करोगे और पहले सी सेक्शन हुआ तो यूट्रस रप्चर हो जाती है, फट जाती है यूट्रस। इसीलिए अब आपको पता है कि एक फीमेल का पहले एक फीमेल की सी सेक्शन हुआ है, और जाहिर अब सेकंड बच्चा भी उसका किससे होना है? सी सेक्शन होना है ना।
तो इसलिए अब जीबीएस की कोई जरूरत है टेस्ट करने की? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले भी सी सेक्शन की हिस्ट्री, अब इसका नेक्स्ट डिलीवरी भी सी सेक्शन की ही है, तो नेक्स्ट मोड ऑफ जो डिलीवर है, जो चाइल्ड है वो भी सी सेक्शन ही है, तो अब तो जीबीएस की जरूरत नहीं है। जी सर। अच्छा, उसके बाद और सी सेक्शन किस में जरूरत? फॉर एग्जांपल आपको पहले से पता होता है कि ये तो सी सेक्शन ही होना है, एक फीमेल है जिसको पहले सी सेक्शन की हिस्ट्री थी, अब उसका अब वाला बेबी भी कैसे पैदा होगा? सी सेक्शन से ही होगा ना, तो इसे क्या जीबीएस करने की जरूरत है? नो सर। नहीं है जरूरत। अच्छा, उसके बाद नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ पे बनता है यूट्रस में? यूट्रस की पोस्टीरियर साइड पे, अपर साइड पे नॉर्मली प्लेसेंटा कहाँ पे होता है? ये प्लेसेंटा कहाँ पे होता है? यूट्रस की पोस्टीरियर साइड। ये यूट्रस की एंटीरियर साइड है। ये यूट्रस की नॉर्मली प्लेसेंटा आपका यूट्रस के ऊपर बनता है, ऊपर वाले पार्ट में बनता है, नीचे नहीं बनता। जी सर। ठीक है, क्योंकि ये तो सर्विक्स है। ये क्या है सर? सर्विक्स। ये तो सर्विक्स है। तो प्लेसेंटा, ये ब्लैक सा जो लाइन नजर आ रही है, ये प्लेसेंटा कहाँ पे है? यूट्रस के ऊपर पार्ट में। जी सर। तो अब देखें, अब इस पिक्चर में प्लेसेंटा कहाँ पे है? बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर। सर्विक्स के ऊपर है बिल्कुल। जिस फीमेल का प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर हो, इसमें तो डिलीवरी कर ही नहीं सकते, इसमें तो सी सेक्शन ही होता है। यस सर। तो अगर किसी फीमेल का प्लेसेंटा यूट्रस में ऊपर नहीं है, बल्कि वो कहाँ पे है प्लेसेंटा? सर बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर, ओवर द सर्विक्स। जी सर। ठीक है, तो अब जब सर्विक्स के आगे प्लेसेंटा पड़ा है, तो अब यहाँ से बेबी बाहर कैसे आएगा? पूरा प्ले एरिया आगे तो प्लेसेंटा है, इसीलिए जब आगे प्लेसेंटा पड़ा है तो यहाँ से तो बेबी नीचे आ ही नहीं ना सकता। जी सर। तो इसलिए अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको इस प्लेसेंटा का नीचे होने को, ऊपर होने के बजाय ये नीचे होने, सर्विक्स के ऊपर आने को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया के प्लेसेंटा इट शुड बी अपर पार्ट ऑफ द शुड बी अपर पार्ट ऑफ द सर्विक्स, लेकिन अगर प्लेसेंटा नीचे हो तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। आपको पता है कि फीमेल का प्लेसेंटा प्रेविया है, और ये पता चल जाता होता है अल्ट्रासाउंड में। हर फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, जब वो अल्ट्रासाउंड करवाती है, तो उसको पता होता है कि उसका प्लेसेंटा कहाँ पे है। जी सर। ठीक है, तो अगर एक फीमेल को प्लेसेंटा नीचे है, तो डॉक्टर तो उसको कभी भी नहीं कहेगा कि तुम्हारी तो जो है वो जाइनल डिलीवरी होगी, वो तो यही कहेगा कि तुम्हारा प्लेसेंटा नीचे है, तो और ये तो तुम्हारी डिलीवरी सी सेक्शन ही होना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो अगर एक पेशेंट जिसको ऑलरेडी प्लेसेंटा प्रेविया है और जिसका होना ही सी सेक्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या इसका जीबीएस करोगे टेस्ट? कभी भी नहीं सर। कभी भी नहीं सर, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बेबी तो ऊपर से डिलीवर हो जाना है, तो वजाइनल ट्रैक्ट तो यूज ही नहीं होना, तो वाई आप पेशेंट को जो है वो जीबीएस के चक्रों में डालो। जी सर। जी सर। आई होप सो ये दो एग्जांपल्स काफी हैं आपके लिए। तो इसलिए प्रोस ये चीजें आप सब लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जीबीएस अगर सी सेक्शन की होना है तो जीबीएस कल्चर करना, अदरवाइज जीबीएस की कोई लोड नहीं। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। हर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात नहीं सुने, आपके पास एक फीमेल आई है जिसका भी ये कौन सा बच्चा पैदा होना है? सर सेकंड। लेकिन इस फीमेल का जो पहला क्या बेबी था, जो इसका पहले वाला बेबी, जो इसका पहला बेबी था, सर वजाइनल डिलीवरी ही होगी ना, तो फिर तो हम करेंगे जीबीएस। मैं बताता हूँ। एक फीमेल आपके पास आई है जिसका पहले एक बेबी जो 2 साल पहले पैदा हुआ या साल भर पहले पैदा हुआ था, एक फीमेल जिसका पहला बच्चा जो पैदा हुआ था, और पहले बच्चे को किस चीज का इन्फेक्शन हो गया था पैदा होने के बाद? जीबीएस का नहीं करना हो गया था। इस फीमेल ने हिस्ट्री दी कि डॉक्टर साहब मेरा जो पहला बच्चा पैदा हुआ था उसको इन्फेक्शन हुआ था जीबीएस का। अगर पहले कोई भी बच्चा जीबीएस के इन्फेक्शन के साथ पैदा हुआ हो, तो इस फीमेल में भी जीबीएस सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, इसको पेनिसिलिन देनी ही देनी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है। जी सर। एक फीमेल आपको आके कहती है डॉक्टर साहब ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मेरा फॉर एग्जांपल 37 वीक प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो गया है, तो मुझे जो है, लेकिन मेरा पहला बेबी जो है वो जब पैदा हुआ था तो उस वक्त जीबीएस का इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि इसको जीबीएस का इन्फेक्शन हो गया है पहले बेबी को, क्योंकि पहले बेबी को जीबीएस हो चुका है ना। नो नीड ऑफ सैंपलिंग
जी सर। ऑलरेडी हैव हिस्ट्री। तो इस सेकंड बेबी को भी रिस्क है, इसलिए अगर पहले जीबीएस इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो ना किसी बच्चे में, तो सेकंड बेबी में भी आपको उन्हें एंटीबायोटिक देनी ही देनी है, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जी सर। बात समझ आई? जी सर। जी सर। तो अगर फर्स्ट बेबी की हिस्ट्री हो तो सेकंड बेबी में आपने एंटीबायोटिक देनी है, आप टेस्ट कराओ ना कराओ एंटीबायोटिक फिर भी देनी है। जी सर। ਇਹਨੂੰ नहीं मार सकता। उसके बाद एक फीमेल है, उसको क्या हुआ जी? प्रेगनेंसी में क्या हो गया सर? यूटीआई। सारे पीछे सेट कर लेंगे। एक फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी में क्या हो गया सर? यूटीआई। यूटीआई हो गया। लग रहे हैं ना शायद जजीरा का है कि मैं श्रीलंका नहीं पता लग। फीमेल ने क्या ले ली? श्रीलंका के चमा पल समुद्र आ दो सर एंटीबायोटिक्स। ये ना एक पास। और यूटीआई बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। यूटीआई बेशक हुआ था जीबीएस की वजह से। यूटीआई किस वजह से? यूटीआई सर जीबीएस की वजह से। जीबीएस बैक्टीरिया यूटीआई भी करता है। एक फीमेल है, उसका प्रेगनेंसी में यूटीआई हुआ, उसने एंटीबायोटिक ले ली, यूटीआई ठीक हो गया। जी सर। इस फीमेल को भी वजाइनल सैंपलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने इसको भी पेनिसिलिन देनी ही देनी है। जी सर। मतलब क्या है? अगर किसी फीमेल के पहले बेबी की हिस्ट्री हो, जी सर, उसमें वजाइनल सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपने एंटीबायोटिक देनी ही देनी है। जी जीबीएस को के लिए अगर एक फीमेल है, उसको इस प्रेगनेंसी में यूटीआई, उसकी जो प्रेगनेंसी चल रही है, उसको प्रेगनेंसी में यूटीआई हो गया, बेशक शुरू में ही हो गया था, यूटीआई ठीक हो गया, एंटीबायोटिक ले लिए, फीमेल को यूटीआई नहीं है, लेकिन अब क्योंकि हुआ तो था ना इसको यूटीआई। जी सर। इस प्रेगनेंसी में इसको भी आपने जीबीएस सैंपल लेने की जरूरत नहीं है, इसको भी आपने पेनिसिलिन देनी ही देनी है हर हाल में। जी सर। बात समझ? ये पेपरों के सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जीबीएस। जी सर। अच्छा, उसके बाद एक और, हाँ, और अगर जीबीएस कल्चर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। पर पॉजिटिव आ गया, फिर भी एंटीबायोटिक देनी है। जी सर। एंटीबायोटिक देनी है। एक फीमेल आपके पास आई है 37वीं प्रेगनेंसी का, उसका जीबीएस कल्चर पॉजिटिव आया, आ गया ना पॉजिटिव? जी सर। तो एंटीबायोटिक दे दो। लेकिन एक फीमेल है, उसका जीबीएस कल्चर क्या आया? नेगेटिव। सर नेगेटिव। फिर जरूरत नहीं है देने की एंटीबायोटिक। जी सर। क्लियर? जी सर। जी सर। अब मैं आपको एक मिनट, अब मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं। अगर पहले इस प्रेगनेंसी में यूटीआई की हिस्ट्री है, फिर टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपने एंटीबायोटिक देनी ही देनी। जी सर। अगर पहले कोई बच्चा जीबीएस इन्फेक्शन के साथ पैदा हुआ था, पहले कोई बच्चा, फिर भी अगली प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, आपने एंटीबायोटिक देनी ही देनी है। जी सर। ठीक है। उसके बाद अगर कल्चर, फॉर एग्जांपल एक फीमेल आई है, उसकी पहली प्रेगनेंसी है, लेकिन कल्चर पॉजिटिव आ गया, आपने एंटीबायोटिक देनी है। लेकिन अगर कल्चर नेगेटिव आ गया तो नहीं दोगे। जी सर। और वो फीमेल जिनका सी सेक्शन होना हो, उनमें टेस्ट भी करवाने की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत नहीं है। ओके सर। तो किन लोगों को एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे? जिनका सी सेक्शन होना है उनको एंटीबायोटिक देंगे? दो सर नहीं देंगे। जिनका कल्चर नेगेटिव आ गया उनको एंटीबायोटिक देंगे? नहीं देंगे। नो सर। तो एंटीबायोटिक किसको देंगे? जिसका कल्चर पॉजिटिव होगा उसको एंटीबायोटिक देंगे, जिसको प्रेगनेंसी में यूटीआई हो चुका हो उसको एंटीबायोटिक देंगे, जिसका पहला बच्चा जीबीएस की वजह से इफेक्ट हुआ हो उसको एंटीबायोटिक देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। जी सर। क्लियर है बात सबको? जी सर। तो ये $1 million क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन ऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू। जी सर। जी सर। जी अब क्वेश्चन को जी है। तो जी अगर फर्स्ट बेबी का इन्फेक्शन हुआ जीबीएस का, तो सेकंड जो होगा बेबी, मतलब तो अगर वो सी सेक्शन से होगा तो फिर भी हम उसको एंटीबायोटिक देंगे या नहीं? नहीं, अगर देखो, अगर तो बच्चे ने दुनिया छोड़ा है ऑपरेशन के बाद, जी सर,
तो रास्ता ही वो नहीं ना यार, रास्ता जो होते वाला है, नीचे वाला तो रास्ता नहीं है। नहीं सर, अगर बच्चा नीचे वाले रास्ते से नहीं आ रहा फिर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। दर्जे अगर नेग्लिजेंस की वजह से हो गया बच्चे को जीबीएस इन्फेक्शन, तो फिर बच्चे को पेनिसिलिन देंगे बाद में? वो मैं बताता हूँ बच्चे को क्या होगा, वो मैं बताता हूँ। क्लियर सबको यहाँ तक क्लियर? कोई क्वेश्चन नो सर, क्लियर। पता नहीं मेरी ना आंखें मुझे ले डूबी हैं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सर। मेडिसिन खा लो तो आंखें ठीक है, मेडिसिन छोड़ दो। ओके सर आपकी आंखों को है क्या? मुझे आई स्ट्रेन बहुत होती है सर आई साइट तो नहीं होगी आपकी? ये नजर के आने का चेक करवाता हूँ दोबारा। जी सर दोबारा करवा लें, उससे भी बहुत होता है। अच्छा अभी हम, अच्छा जी उसके बाद जीबीएस बैक्टीरिया हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट लिखें। जी सर। तो अच्छा अब फॉर एग्जांपल एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये है कि एक फीमेल है, उसकी डिलीवरी कब हो रही है? 34 वीक में होगी। क्या होगी? 34th वीक में हो गई। एक फीमेल है, उसकी डिलीवरी 28 वीक में हो गई। जी सर। कोई भी डिलीवरी जो 37 वीक से पहले क्या हो जाए, बेबी सर हो जाए, डिलीवर हो जाए, बेबी डिलीवर हो जाए 37 वीक से पहले, उसे हम कहते हैं प्रीटर्म बेबी, प्रीटर्म लेबर। क्या कहते हैं सर? प्रीटर्म लेबर। 37 वीक से पहले बच्चे का दुनिया में आना, डिलीवरी स्टार्ट हो जाए, इसका प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर। एक फीमेल है, वो घर बैठी हुई है, ठीक है, अब भी उसकी प्रेगनेंसी फर्ज कर लो 34th वीक है प्रेगनेंसी का। जी सर। बच्चा अंदर से बच्चे ने रोला डाल दिया कि मैं आने लगा। क्या जीपीएस कल्चर का टाइम है आपके पास? नो सर। जब अचानक डिलीवरी स्टार्ट हो जाए फिर आपने पेनिसिलिन देनी है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके पास टाइम ही नहीं है। इसलिए अगर कोई भी प्रेगनेंसी जो 37 वीक से पहले लेबर स्टार्ट हो जाए, डिलीवर होने लग जाए, आपके पास टाइम ही नहीं होता, आपने पेनिसिलिन दे देनी है, क्योंकि यू डोंट नो दिस स्टेटस के इस जीपीएस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज वो अचानक नेरी तो आ गई है। जी सर। इसलिए अचानक जब आंधी तूफान आ जाए, बच्चा कहे मैं दुनिया में आना है, मेरा अंदर दिल नहीं लग रहा, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं होता जीपीएस के लिए। जी सर ऐसे ही। तो टेस्ट को तो टाइम चाहिए, इसीलिए वो प्रेगनेंसी जो 37 वीक से पहले दुनिया में आने की कोशिश करे, आपने पेनिसिलिन दे देनी है, बिकॉज यू डोंट नो कि अंदर क्या पड़ा है, जीपीएस पड़ा है कि नहीं पड़ा। जी सर। जी सर। जी सर ठीक है। जी डॉक्टर मुकद्दस। सर अगर प्री टर्म बेबी हुआ है तो बच्चे के डिलीवरी के बाद दे देनी है पेनिसिलिन की उससे पहले दे देनी है? एक फीमेल, आप डॉक्टर मुकद्दस आप ड्यूटी पे बैठी हैं, एक फीमेल आई है, सर्विक्स क्या हो रही है फीमेल की? ओपन हो रही है। ओपन हो रही है। आपको पता है जब सर्विक्स खुल गई ना, जी सर, वापसी कोई नहीं, ऐसे एक दफा सर्विक्स डायलेट हो गई, वापसी नहीं है। वापसी नहीं। अब बच्चा ने पैदा होना ही होना है, सर्विस खुल गई, वापसी कोई नहीं होती, बच्चे ने पैदा होने होना है। आपको पता है कि बच्चा मे भी 4 घंटे बाद पैदा हो जाए, मे भी 5 घंटे बाद पैदा हो जाए, मे भी 2 दिन ना हो, लेकिन सर्विस खुलने लग गई है ना। बिल्कुल। मे भी वो 4 घंटे बाद पूरी खुल जाए, मे भी वो 10 घंटे बाद पूरी खुल जाए, टोटल सर्विस जब खुलेगी बच्चा बाहर तभी आएगा, जब सर्विस फुल डायलेट होगी ना, बच्चे ने फिर बाहर आना है।
तो अब वो मे भी कोई 4 घंटे लगाए, किसी की सर्विस 4 घंटे में पूरी ओपन हो जाएगी, किसी की सर्विस जो है 10 घंटे लगा देती है, किसी की 24 घंटे लगा देती है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना, विद इन फ्यू आवर्स बच्चे ने बाहर आ जाना, तो आपने पेंसिलिन दे देना। लेबर पेन की ड्यूरेशन में पेंसिलिन दे देंगे। ये जब फीमेल को लेबर पेन स्टार्ट हो जाए आपने पेंसिलिन दे देना, कोई पता नहीं वो कब टपक पड़े। जी सर। तो इसलिए जब फीमेल को लेबर पेन स्टार्ट हो जाए और 37 वीक से पहले हो और आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आपने पेंसिलिन दे देना है। क्लियर है? जी सर। जी उसके बाद अगली इम्पोर्टेंट चीज, मैं ना आपको 2 टेबल बनवाता हूँ छोटे छोटे। जी सर। देखो, अगर डिलीवरी कितने वीक से पहले वो स्टार्ट हो जाए सर 32 वीक से पहले, तो कौन कौन सी ड्रग्स हमने देनी है? लिखो, मतलब फीमेल को लेबर स्टार्ट हो गया बिफोर 32 वीक, तो 4 ड्रग्स देंगे। नंबर 1 इंडोमेथासिन एनसेड, जिसका ब्रूफन है एनसेड, इंडोमेथासिन। जी सर। हर प्रेग्नेंट फीमेल जिसको 32 वीक से पहले जब लेबर पेन स्टार्ट हो, आप उसको क्या स्टार्ट करोगे? सर इंडोमेथासिन। सर ये नंबर 2 मेरे सामने लिख ले सर। एक मुझे बोलने देना, फिर मेरे ज़हन से वो निकल जाएगा। इंडोमेथासिन। नंबर 2 मैग्नीशियम। जी सर। मैग्नीशियम सल्फेट है ये पूरा। नंबर 3 पेनिसिलिन। नंबर 4 स्टेरॉइड। ये 4 चीजें आपने देनी है। जी सर। वाकई उन्हें ले स्टेरॉइड्स इसलिए देने हैं बच्चे के लंग्स मैच्योर हो। ऐसे ही देखो आगे लिख दो, स्टेरॉइड्स देने की वजह क्या है? बच्चे के क्या मैच्योर हो जाए? लंग्स मैच्योर हो। ये सब कुछ माँ को देना है, बच्चा तो अंदर है। जी सर। देखिए, अच्छा उसके बाद स्टेरॉइड से ऊपर क्या लिखा है? सर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जीबीएस के लिए दिया है। जी सर। आपको नहीं पता जीबीएस है कि नहीं है, लेकिन दे दो। जी सर। उसके बाद ऊपर क्या लिखा है? सर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम बच्चे के सीएनएस को मैच्योर करेगा। किसको मैच्योर करेगा? सर सीएनएस को। बच्चे का ब्रेन मैच्योर करता है मैग्नीशियम। जी सर। उसके ऊपर क्या लिखा है? इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन लेबर को रोकेगी। इंडोमेथासिन कहेगी कि यार, यूट्रस को कहेगी कि रुक जाओ, अभी इतनी आग क्या लगी है, 2 हफ्ते ठहर के पैदा कर लेना बच्चा, अभी क्या आग लगी है। इंडोमेथासिन यूट्रस की किसको रोकेगी जाके? सर लेबर को। सर कंट्रैक्शन लेबर को, यूट्रस की कंट्रैक्शन को रोकेगी। इंडोमेथासिन जाके कहेगी तो ज्यादा खौफ कर, अरे 32 हफ्ते नहीं पूरे हुए, तीन पहले आग लग गई। तो इंडोमेथासिन किसको रोकेगी जाके? लेबर को रोकेगी। जी सर। समझ बात की? जी सर। जी सर। अच्छा, इसलिए जो चीज लेबर को रोके उसे कहते हैं टोकोलिटिक। टोकोलिटिक, TOCO। तो इंडोमेथासिन जाके यूट्रस को कहेगी हौसला कर, हजे टाइम नहीं होया। अगर यूट्रस ने बात मान ली तो ठीक है, ना मानी फिर बच्चे ने आ ही जाना भाई। जी सर। जाने वाला रुकता थोड़ी है। जी सर। आगे चले। जी सर। उसके बाद अगर यही 32 वीक के बाद बचा हो, सॉरी 32 वीक के बाद लेबर हो, जी सर। फिर क्या देंगे? स्टेरॉइड। जी सर। मैग्नीशियम नहीं देंगे, 32 वीक के बाद नहीं देते। इंडोमेथासिन भी नहीं देंगे। रिटर्न वालों को मतलब अगर एक फीमेल आई है, उसको लेबर स्टार्ट हो गया लेकिन 32 वीक्स के बाद हुई है। एक फीमेल आई है जिसको लेबर स्टार्ट हो गया लेकिन 32 वीक से पहले है। बात समझ रहे हो? 32 वीक्स के बाद है, लेकिन है 30। सर ये भी प्री टर्म है ना? जो 37 वीक से पहले हो वो सब प्री टर्म है। कोई भी डिलीवरी जो 37 वीक से पहले बच्चा पैदा करने की कोशिश करे वो प्री टर्म डिलीवरी है।
लेकिन हमने हर प्री टर्म डिलीवरी को ये देखना है कि वो 32 वीक से पहले है कि 32 वीक के बाद की है। जी सर। अगर तो 32 वीक के बाद लेबर स्टार्ट हुई है, अली सर क्लियर है? यस सर। तो फिर हम स्टीरॉइड्स तो देंगे, पेनिसिलिन भी देंगे, लेकिन क्या नहीं देंगे? मैग्नीशियम नहीं देंगे। नहीं देंगे। इंडोमेथासिन नहीं देंगे। इंडोमेथासिन की जगह देंगे कैल्शियम कैनल ब्लॉकर निफिडिपिन। जी सर। निफिडिपिन यूट्रस को गएगी कि हाथ थोड़ा रख, अभी इतनी जल्दी क्या तुम्हें बच्चा पैदा करने की, तो निफिडिपिन जाके यूट्रस के किसको रोकेगी? कंट्रैक्शन को। तो 32 वीक से पहले कॉन्ट्रैक्शन रोकने के लिए क्या दिया? सर इंडोमेथासिन। 32 वीक्स के बाद कॉन्ट्रैक्शन रोकने के लिए क्या दिया? सर निफिडिपिन। निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और जो भी चीज कॉन्ट्रैक्शन को रोके, यूट्रस की और बेबी बर्थ को रोके, उसे हम टॉकोलिटिक कहते हैं। जी सर। क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर क्लियर है। ये पेपरों के सवाल हैं। अब यहाँ पे 32 वीक के बाद पेंसिलिन क्यों दी? कोई पूछ ले क्यों दी, क्या कहोगे? जीबीएस इन्फेक्शन के रिस्क के लिए। जीबीएस जो वजाइना में हो भी सकता है, मे भी ना हो, आपने उसके लिए दिया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। स्टेरॉइड्स इसलिए दिया कि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो। जी सर। ठीक है। और निफेडिपिन इसलिए दी है कि बच्चे की जो है वो यूट्रस के कंट्रैक्शन, सॉरी फीमेल की यूट्रस कंट्रैक्शन रुक जाए टोकोलिटिक के साथ एज ए टोकोलिटिक। 32 वीक के बाद इंडोमेथासिन नहीं देनी सर। नहीं देंगे। क्योंकि इंडोमेथासिन अगर 32 वीक के बाद दोगे ना, तो हमने एक डक्ट पढ़ी थी हार्ट के अंदर, डक्टस आर्टरियोसिस। जी सर। इससे 32 वीक के बाद इंडोमेथासिन क्यों नहीं देंगे? डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज कर देगी सर वो। तो अगर डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगी तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा। जी सर। 1x 2x का बच्चे की कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। क्लियर? क्लियर सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ये जो मैं जीबीएस के बारे में बता रहा हूँ ना, ये ऑप्स में आपने दुनिया में कोई पेपर देना है, ये 32 वीक से पहले क्या, 32 वीक के बाद क्या है, 37 वीक से 39 वीक में क्या करना है, किस फीमेल का जीबीएस करना है, किसका नहीं करना, ये एक एक लाइन जो मैंने आपको बताई है, ये पेपर का एमसीक्यूज है। जी सर। जी सर। उसके बाद आई नुकी यार उसके बाद जी कट्टे नु बस ठीक बाल है। भावे बड़े हो गए, मैं लंबा क्लियर? जी सर। यस सर। उसके बाद जी अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दुए तू यार उनकी यार वो क्या है? लाल लेक्चर अभी तक जो पढ़ा है ना, डॉक्टर कोमर को रिवाइज करें। ओके सर। किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ ले। किसी ने मुझे बुलाया था, कोई क्वेश्चन है रोज यहाँ पे? सीसीबीज भी है। नो सर। भी ने खबे नॉर्थ यूनिवर्सिटी वाला उनसे बात कर रहा था। टीबी कुछ आपने बोला कि उसकी समझ नहीं आई, वो क्या चीज? और की है हां हां ते होएगी क्या स्टीरॉइड बोले? सर मैग्नीशियम वो कुछ बताइए, वो ईबीटीपी ऐसा कुछ आपने बोला, उसकी समझ नहीं क्लियर नहीं आया कुछ। पेंसिलिन तो मुझे दे सकते हैं ना, उन्हें नहीं दे सकते, अगर सी सेक्शन होना फिर यूज ही ना करो। मैंने कुछ बोला भी? नो सर। नो सर। मेरा F3 2005 तेरा F3 ए 2004 जावे तो मेरे कल दो ले आएंगे। मैं नहीं जाना अब तो आप जाएंगे गाल सुन, मैं जी रिवाइज करें। जो मर्जी। सर हमने स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिशिया पढ़ा है, जिसका दूसरा नाम जीबीएस बैक्टीरिया भी है। जीबीएस जो है ना वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है फीमेल वजाइनल जेनिटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग डिलीवरी। जो जीबीएस बैक्टीरिया का ना रिस्क होता है इन्फेक्शन कॉज करने में बच्चे में, तो हमें हम सैंपल लेते हैं वजाइना से एट 37 to 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये टू चेक बैक्टीरिया, अगर जीबीएस बैक्टीरिया पॉजिटिव है तो हम पेनिसिलिन इंजेक्शन देते हैं टू किल दिस बैक्टीरिया। और कुछ फीमेल जो होती हैं वो एलर्जिक होती है पेनिसिलिन से, तो उनके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, या वैनकोमाइसिन दे सकते हैं, या फिर क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं।
अगर एक फीमेल है जिसका सी सेक्शन होना है तो उसका विजाइनल सैंपल फॉर जीबीएस टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक फीमेल है जिसको प्लेसेंटा प्रेविया है तो उसके भी जीबीएस टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर एक फीमेल है और उसके फर्स्ट चाइल्ड में जो जीबीएस का इन्फेक्शन था वो पॉजिटिव था तो उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी में उसको पेनिसिलिन देना कंपल्सरी है विदाउट टेस्टिंग, अगर जीबीएस टेस्टिंग। और अगर एक फीमेल है उसको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है अर्ली प्रेगनेंसी में और अब फीमेल एंटीबायोटिक लेके यूटीआई से क्योर है बट फिर भी हम उसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे विदाउट जीबीएस टेस्टिंग। अगर जीबीएस कल्चर पॉजिटिव है देन हम जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देंगे और अगर जीबीएस कल्चर नेगेटिव है तो तब हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिलीवरी जिसमें बेबी डिलीवर हो जाए बिफोर 37 वीक्स वो प्रीटर्म लेबर होती है तो उसमें हम जो है जीबीएस टेस्टिंग करने का टाइम नहीं होता तो हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दे देते हैं। वो 4 ड्रग्स अगर जो है फीमेल की लेबर बिफोर 32 वीक्स हो एक इंडोमेथिसिन देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, पेनिसिलिन देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। इंडोमेथिसिन टोकोलेटेड ड्रग है, ये कंट्रोल करती है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस इन फीमेल। मैग्नीशियम सल्फेट मैच्योर करती है ब्रेन ऑफ बेबी। पेनिसिलिन जो है वो जीबीएस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को के लिए देते हैं और इसके अलावा स्टेरॉइड्स जो है टू मैच्योर द लंग्स ऑफ बेबी इसलिए देते हैं। वो वाली ड्रग्स जो कि अगर जो देंगे अगर फीमेल की लेबर आफ्टर 32 वीक्स है तो इसमें हम स्टेरॉइड्स देंगे टू मैच्योर द लंग्स ऑफ बेबी, पेनिसिलिन देंगे फॉर द रिस्क ऑफ जीबीएस इन्फेक्शन और नेफिडिपिन देंगे ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर है टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। थैंक यू। चलेंगे आगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये 32 वीक से पहले जो डिलीवरी होती है ना सर इसमें जो हम मैग्नीशियम सल्फेट और ये देंगे सर ये बेबी को देंगे कि फीमेल को देंगे? मदर को, सब कुछ मदर को देना है सर। 2-3 घंटों में ये लंग्स में और सीएनएस मैच्योरिटी ये हो जाती है। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। यस सर। कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। यस सर। चले जी सर। चलेंगे आगे, स्टार्ट करें? जी ब्रदर। जी सर। जी जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब जीबीएस की वजह से बच्चे में क्या होगा? बच्चे में अब जीबीएस आ गया है। सबसे पहले तो जीबीएस ये बैक्टीरिया जो है ये बच्चे में क्या करेगा? नंबर 1 लिखो जी। जीबीएस बैक्टीरिया बच्चे में क्या करेगा? सबसे पहले तो अगर हम इसमें डिजीज की बात करते हैं तो जीबीएस बच्चे में क्या करेगा? सर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अब एक बात आपने मेरी गौर से सुनी। मेनिंजाइटिस क्या है? जिस तरह आपने कभी अंडा बॉयल किया हो तो ऊपर से छिलका उतारते हैं तो आपको पता है नीचे एक और पतली सी लेयर होती है अंडा बॉयल करने के बाद। जी सर। जब हम अंडा बॉयल करते हैं तो पहले ऊपर से क्या उतारते हैं? छिलका उतारते हैं ना। जी सर। उसके बाद एक और पतली सी झिल्ली सी होती है वो भी उतारते हैं। जी सर। फिर अंडा आता है ना। हाँ जी। बेसिकली अल्लाह पाक ने क्या किया? अंडे को उस झिल्ली के अंदर कवर कर दिया। जी सर। छिलका उतारने के बाद वो एक झिल्ली से उतारेंगे तो अंडा आएगा ना आगे। इसी तरह हमारा ब्रेन है। ब्रेन भी एक कपड़े के अंदर कवर है, एक झिल्ली के अंदर कवर है जिसको हम जिस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस बेसिकली क्या होती है? जिस तरह वो अंडे के बाहर एक झिल्ली से होती है जी सर। इसी तरह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी एक झिल्ली सी है जिसे हम क्या कहते हैं? एक मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस। अब आपको मैं एग्जांपल कॉमन सी आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 150 तक रन ਹੁੰਦਾ फिर मैच होना है। ये देखो ये हड्डी है, हड्डी के नीचे ये मेनिंजेस है। ये उतारोगे तो फिर नीचे ब्रेन आएगा। ऐसे ही तो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड किस चीज से कवर्ड है? सर मेनिंजेस। इन मेनिंजेस के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? सर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अब एक बात मेरी गौर से सुने। मुंडे दी चंगा बालर बनेगा।
पेज की काट दिया पे जैन को फर्ज करो क्या हो गया सर मेनिंजाइटिस जैन को क्या हो गया सर मेनिंजाइटिस जैन को क्या होगा मेनिंजाइटिस के बाद बहुत ज्यादा सर हेडेक होगा हेडेक जैन क्या होगा मेनिंजाइटिस के बाद सर ड्राउजी जैन को मेनिंजाइटिस के बाद क्या होगी सर वॉमिटिंग जैन को मेनिंजाइटिस के बाद क्या होगा बहुत ज्यादा सर फीवर जैन को मेनिंजाइटिस के बाद क्या होगा ये गर्दन में अकड़ा हो नेक्स्ट स्टिफनेस अभी आप देखो क्या मैं अपनी अपनी ये चीन अपनी चेस्ट के साथ लगा रहा हूँ यस सर जी सर जब मेनिंजाइटिस होता है ना ये चेन किसके साथ नहीं लगती गर्दन ऐसी अकड़ जाती है जैसे अंदर लोहा है आप पेशेंट की गर्दन को पकड़ के मोड़ते हो पेशेंट की गर्दन हिलती नहीं है इतनी अकड़ी होती है गर्दन जी सर बड़ों में तो मेनिंजाइटिस के सिम्टम बड़े ऑब्वियस होते हैं जी सर बच्चे में मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स पकड़ना मुश्किल है क्योंकि बच्चे की हड्डियां नरम होती हैं बच्चे की जो खोपड़ी है नरम होती है इसीलिए बच्चे की क्योंकि अभी बच्चे की बोन्स क्या नहीं हुई होती ब्लड प्रेशर कैल्सीफाइड नहीं होती बच्चे की सर की हड्डियां नरम होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को मेनिंजाइटिस के सिम्टम ज्यादा से ज्यादा पता क्या आते हैं जी सर बच्चा क्या नहीं करता सर फीड नहीं करता बच्चा क्या करता है हर वक्त रोता रहता है और बच्चा ज्यादा सिम्टम शो करेगा तो क्या कर देगा वॉमिटिंग है फीवर तो बच्चे में मेनिंजाइटिस पकड़ना मुश्किल है फीडिंग नहीं करता जी सर क्योंकि जब एक बच्चा बोल तो नहीं सकता जी सर क्या माँ नहीं नोट करना है ना मदर नोट करेगी डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कल से सही तरह दूध नहीं पी रहा और इसका जिस्म ऐसे है जैसे कोई जान नहीं है मतलब जिस्म में कोई जान नहीं है और बच्चे को बुखार है और ये उल्टी कर देता है एक तो दूध पीता नहीं है अगर पीता है तो निकाल देता है जब बच्चे में ये सिम्टम्स आए ना या तो बच्चे में क्या चल रही है सेप्सिस चल रही है या बच्चे को माइट में क्या हो मेनिंजाइटिस हो तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट कि ये सेप्सिस है या मेनिंजाइटिस है जी सर इसीलिए जब भी किसी बच्चे को और मे भी या बच्चे को क्या है सर यूटीआई उसमें भी ऐसे होता है इसीलिए कोई भी बच्चा अगर माँ ने आपको कह दिया डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बुखार है और मेरा बच्चा सही तरह फीडिंग नहीं कर रहा आपने उसके 3 टेस्ट जरूर करवाने हैं नंबर 1 ब्लड कल्चर यूरिन कल्चर कमर से सुई मार के पानी निकालना है CSF फ्लूइड वो जो ब्रेन के भाई पानी होता है जो कमर से LP करते हैं CSF फ्लूइड अगर एक बच्चा जिसको बुखार है वॉमिटिंग है और वो फीडिंग नहीं कर रहा मे बी वो सेप्सिस है मे बी वो यूटीआई है मे बी वो मेनिंजाइटिस है यू डोंट नो जी सर क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा क्या करना रोएगा दूध नहीं पिएगा निडाल रहेगा जी सर बच्चे की यही लामते हैं ना और तो कुछ नहीं होगा जी सर इसीलिए जब कोई फीमेल अपने बच्चे को लेके आए डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कल से 2-4 दिनों से फीडिंग नहीं कर रहा डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है वो उसको बुखार है ठीक है और इसके ये गिरा पड़ा है इसके जिस्म में जान ही नहीं है बिल्कुल निडाल है तो आपने इन 3 इन्फेक्शंस को जरूर रूल आउट करना है इसीलिए
आपने 3 कल्चर जगहों से जरूर करना है। मे बी यूरिन के अंदर कोई सोर्स है, मे बी उसके ब्लड में कोई सोर्स है, मे बी उसके सीएसएफ फ्लूइड में कोई सोर्स है। जी सर। क्लियर? आगे चले। यस सर, यस सर, यस सर। और ये 3 टेस्ट कौन से है सर? एक तो ब्लड कल्चर है, सीएसएफ फ्लूइड है, और तीसरा कौन सा है? यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, सीएसएफ फ्लूइड कल्चर। क्लियर? जी सर। जी चले आगे। जी सर। अच्छा, उसके बाद इसलिए आपने यह 3 टेस्ट हर बच्चे में करने हैं। बच्चे से मुराद पहले 1 महीने के बच्चे में, पहले 1 महीने के बच्चे को क्या कहते हैं? न्यूनेट। न्यूनेट पैदा होने के बाद पहले 28 दिन के बच्चे को न्यूनेट कहते हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। और जीबीएस मेनिंजाइटिस कितने दिन के अंदर कर देता है? 7 डेज के अंदर। यस सर 7 दिनों के अंदर। इसलिए अगर जीबीएस बैक्टीरिया 7 दिनों के अंदर बच्चे में इन्फेक्शन कर देता है, इसे कहते हैं अर्ली जीबीएस इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? अर्ली जीबीएस इन्फेक्शन। अर्ली जीबीएस इन्फेक्शन। अगर बच्चे में 7 दिनों के बाद क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ, जीबीएस का इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? लेट जीबीएस इन्फेक्शन। अगर बच्चा कहां से बैक्टीरिया लेके आया? वजाइना से। सर वजाइना से। फिर वो विदिन 7 डेज बीमार हो जाएगा। जी सर। कि वो जब आया तो वजाइना से कैरी करके ले आया। लेकिन अगर बच्चा 7 डेज के बाद बच्चे को, 7 दिनों के बाद बच्चे को क्या हुआ है? इन्फेक्शन, जीबीएस हुआ, फिर वो बैक्टीरिया जीबीएस वजाइना से नहीं आया। जी सर। फिर वो कहां से आया है? वो मुझ से आया है, आप से आया है। क्योंकि जी सर, घर में जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, मे बी उनके पास जीबीएस हो। जब बच्चे को पकड़ते हैं हम, बच्चे को पैम्पर चेंज करते हैं, लोग बच्चे को उठाते हैं, मे बी अगर जीबीएस इन्फेक्शन 7 दिनों के बाद बच्चे में डायग्नोज हुआ है, तो दैट जीबीएस बैक्टीरिया का जो सोर्स है वो मदर नहीं है, वो इर्द गिर्द के लोग हैं। जी सर। जी सर, क्लियर। जी सर। क्योंकि हाथों के जरिए बच्चे को पैम्पर चेंज करते हुए उस बच्चे को जीबीएस का इन्फेक्शन हो गया। इसलिए अगर तो अर्ली ऑनसेट जीबीएस का इन्फेक्शन है विद इन 7 डेज, तो सोर्स ऑफ दैट जीबीएस मदर थ्रू वजाइनल ट्रैक्ट, जो बच्चे ने कैरी किया था इन्फेक्शन। लेकिन अगर लेट जीबीएस इन्फेक्शन है, 7 दिनों के बाद बच्चे को जीबीएस इन्फेक्शन हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली द सोर्स ऑफ दैट जीबीएस बैक्टीरिया जो कि मैनिफेस्ट किया आफ्टर 7 डेज, वो मदर नहीं है, वो उसकी सराउंडिंग है। जी सर। क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा, तो बच्चे में मेनिंजाइटिस तो हो जाएगा। क्लियर? अब जी एक सर। बच्चे में मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस की ड्रग और चॉइस क्या है? सेफ्ट्राजोन। सेफ्ट्राजोन। मेनिंजाइटिस में मैंने यही नहीं लिखवाई थी पहले क्लासेस में भी? जी सर, Yes, sir. सेफ्ट्राजोन। कमाल दा गया लिया बच्चों पहले 1 महीने के बच्चों को सेफ्ट्राजोन नहीं देनी है। नहीं देते, क्योंकि सेफ्ट्राजोन किसके साथ जाके बाइंड हो जाती है? एल्ब्यूमिन के साथ। सर एल्ब्यूमिन के साथ, जिसकी वजह से ब्लड में क्या हाई हो जाता है? बिलिरुबिन हाई हो जाती है ब्लड में। सर बिलिरुबिन हाई हो जाता है। सेफ्ट्राजोन बच्चे में बिलिरुबिन हाई करते हैं। इसलिए पहले 28 दिन के बच्चों में हम सेफ्ट्राजोन एंटीबायोटिक नहीं देंगे, बिकॉज सेफ्ट्राजोन नो डाउट इट्स अ वेरी गुड एंटीबायोटिक टू ट्रीट मेनिंजाइटिस, किसी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस फॉर एनी ग्रुप ऑफ एज, ठीक है, बट इट यूजुअली अवॉइड इन न्यूनेट्स बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई बिलिरुबिन, हाइपरबिलिरुबिनेमिया। जी सर। जी सर। बिलिरुबिन हाई होने को क्या कहेंगे? जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस। जॉन्डिस। इसीलिए बच्चों में हम मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्राजोन यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? हम बच्चों में इसमें यूज करते हैं
सेफोटेक्सिन क्या यूज करते हैं? इसलिए अगर बच्चों में मेनिंजाइटिस हो जाए विद इन 1 month आफ्टर बर्थ, तो आपने मेनिंजाइटिस में सेफ्ट्राक्सोन आंसर नहीं लगाना, आपने सेफोटेक्सिन आंसर लगाना है, बिकॉज ये बिलिरुबिन हाई नहीं करती, बस वजह यही है। अदरवाइज सेफ्ट्राक्सोन भी बहुत अच्छी ड्रग है। अच्छा जी सर। और FOTAX बच्चों में जब मेनिंजाइटिस हो जाती है, एक तो हमने क्या देना है? सेफोटेक्सिन। साथ बच्चों में मेनिंजाइटिस के लिए हमने क्या ऐड कर देना है? जेंटामाइसिन। यस, क्या ऐड कर देना है? सर जेंटामाइसिन। एक तो आप ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, सेफोटेक्सिन प्लस जेंटामाइसिन सर। या आप बच्चे में दूसरा कॉम्बिनेशन क्या यूज कर सकते हो मेनिंजाइटिस के लिए? एम्पिसिलिन प्लस अगेन जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जरूर ऐड करनी है। आप पीड्स वार्ड में काम करोगे, आप देखोगे हर बच्चे को जेंटामाइसिन चल रही होती है। क्यों सर? जी सर। क्योंकि बच्चों में ज्यादा ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन बहुत होते हैं। जेंटामाइसिन इज वेरी गुड फॉर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। जी ब्रो, ये सर जी दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बताएं? एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। ठीक है सर। जेंटामाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करती है। हाँ, वेरी गुड। जी सर। सबको क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। जी सर। यस सर क्लियर है। सेफ्ट्राक्सोन क्यों नहीं देते बच्चों में, पहले 28 दिन के बच्चों में? क्योंकि वो बाइंड कर क्योंकि वो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर जाती है और बिलिरुबिन को हाई कर देती है ब्लड में, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। क्लियर? जी सर। जी सर। आगे इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद ये जो जीबीएस बैक्टीरिया है, ये और क्या करता है? जीबीएस बैक्टीरिया बच्चे में क्या कर सकता है? सेप्सिस। सेप्सिस तो सेप्सिस भी कर सकता है। तो इसलिए ये जीबीएस बैक्टीरिया बच्चे में सेप्सिस भी कर सकता है। ठीक है, अगेन सेप्सिस भी हो जाए तो हम एंटीबायोटिक क्या देंगे? यही सेफोटेक्सिन जेंटामाइसिन के साथ जेंटामाइसिन के साथ सेफोटेक्सिन दे सकते हैं। जी सर। उसके बाद और ये बच्चे में क्या काज कर सकता है? जीबीएस निमोनिया। यस, निमोनिया। अभी और सब लोगों को क्लियर है? जी सर। जी सर। फिर अगर निमोनिया हो जाए तो क्या देंगे? यही सेम एंटीबायोटिक। क्लियर है सब लोगों को? जी सर। जी ब्रोस, क्या कह रहे हैं? सर ये जो लेट जीबीएस है ना, आपने कहा कि ये फैमिली मेंबर से होते हैं सर, तो ये जीबीएस तो नॉर्मली विजाइनल ट्रैक्ट और इस जगह पर होते हैं सर, तो ये किस तरह ट्रांसफर होते हैं बेबी को? हाथों से। आपके पखाने में होता है, हम वॉशरूम में जाते हैं, हमारे पखाने में वहां से हमारे बैक्टीरिया है ना, आपके हाथों को कहीं से भी लग सकता है। यस सर। और आपने आके बच्चे को पकड़ लिया तो आपसे बच्चों को ट्रांसफर हो गया। यस सर। ठीक है जी बस क्लियर? जी सर। यस सर। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इजंट इट? यस सर। फर्स्ट एड पे कुछ भी नहीं लिखा। फर्स्ट एड पे वो चीजें लिखी हैं जो पेपर में पूछता भी नहीं है। जी सर। चलें जी, डॉक्टर मुकद्दस, जहाँ से डॉक्टर कॉमल ने एंड किया था रिवीजन, वहाँ से आगे स्टार्ट करें। सर जीबीएस बैक्टीरिया से किया था ना, मेनिंजाइटिस कॉज करता है। डॉक्टर कोमल आपने कहाँ पे एंड किया था? सर आगे जीबीएस कॉजेज व्हाट इन बेबी। जी सर। सर जो जीबीएस बैक्टीरिया है वो बच्चों में मेनिंजाइटिस करता है, और जो मेनिंजाइटिस है ये मोस्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सॉरी
जो मेनिंजाइटिस करता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको मेनिंजिस ने कवर किया होता है। मेनिंजिस का जो इन्फेक्शन उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स में जो है हेडेक होता है, वॉमिट होती है, ड्रॉजी होता है, नेक टेंडरनेस होती है। एडल्ट्स में जो है ऑब्वियस सिम्टम्स आते हैं और जो किड्स में उसमें ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो बच्चा है वो क्राई करेगा, वॉमिट करेगा, उसको फीवर होगा। और ये सेप्सिस में भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस में भी हो सकता है और यूटीआई में भी होता है। अगर बच्चा है वो सिम्टम्स के साथ है कि रो रहा है, बुखार है, फीडिंग नहीं कर रहा, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में जो है हम ब्लड कल्चर करवाते हैं, यूरिन कल्चर कराते हैं, CSF फ्लूइड लेते हैं टू रूल आउट सेप्सिस, मेनिंजाइटिस और यूटीआई। फर्दर जो इसको डायग्नोज करेंगे हम GBS, अगर मेनिंजाइटिस जो है वो 7 डेज में होता है न्यूनेट बेबीज में, तो उसको हम अर्ली GBS इन्फेक्शन बोलते हैं। और GBS मेनिंजाइटिस अगर आफ्टर 7 डेज होता है उसको हम लेट GBS इन्फेक्शन बोलते हैं। जो 7 डेज के अंदर होता है वो वजाइना से उसका जो सोर्स होता है। जो लेट GBS इन्फेक्शन है उसका जो सोर्स है वो हमारी सराउंडिंग होती है। न्यूनेट बेबी में जो है वो हम मेनिंजाइटिस को सेप्ट्राइजोन से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये होता है कि सेप्ट्राइजोन जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है और ब्लड में बिलिरुबिन को हाई कर देती है, जो जिससे जो है वो जॉन्डिस कॉज हो जाता है। इसके ड्रग ऑफ चॉइस में जो है वो हम सेफटिक्सम देते हैं प्लस जेंटामाइसिन देते हैं। एम्पिसिलिन दे सकते हैं जेंटामाइसिन के साथ, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है। GBS की जो दूसरी कॉज है वो है सेप्सिस। इसको भी हम जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है सेफटिक्सम देते हैं प्लस जेंटामाइसिन देते हैं। और GBS की जो नेक्स्ट कॉज है वो निमोनिया है, जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस सेफटिक्सम और जेंटामाइसिन होती है। जी थैंक यू। चलेंगे आगे। जी सर। जी सर। आगे लिखें। दो तो खा गए बच्चों से खाना सैमी हो गए। अभी हम लोग काम पे थे। सर ड्रग ऑफ चॉइस GBS। आगे लिखें। नेक्स्ट बैक्टीरिया जी। हमारे पास ओके अल्लाह हाफिज़। ये अंकल को जरूर बताना है, ठीक है? ओके जी श्योर श्योर। जी स्टार्ट करें जाके। जी सर। एक ही क्या करना पड़ गया यार, अल्लाह तौबा करो। देने या टूर करना पाकिस्तान कर रहे हैं कि मई का। ओके सर। चलिए लीजा का बच्चा है, वो कह रही है वो हॉस्पिटल है। For herself or for someone else? सर जी उसने मुझे इतना ही कहा प्लीज सर को बता दो मैं हॉस्पिटल हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है चले। उसके बाद ये आगे लिखें जी। हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है जी हमारा? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन ग्रुप। विरिडियन ग्रुप। चले अब माइक्रोफोन ऑन कर लें, जहन आप ऑफ कर लो। कोमल या मुकद्दस दोनों में से जो मर्जी ऑफ कर ले, जो मर्जी ऑन कर ले। जी सर। चले डॉक्टर कोमल, कौन सा बैक्टीरिया मिला? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन। पहले तो इस ग्रुप में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, वो लिख लेना आप। ये लिखो, ये सारे विरिडियन ग्रुप के बैक्टीरिया। ये आला छाड़ देना, इतना कोई पेपर में नहीं। ओके सर। बाकी ऊपर वाले तीनों और आखिरी लिख लो। स्ट्रेप्टोकोकस संगुइनस है, स्ट्रेप्टोकोमाइटिस है, ठीक है? बल्कि ये 3 लिख लो बस, माइटिस, संगुइनस एंड म्यूटेंट। जब लिख लो तो मुझे बता देना। सर आपने क्या बोले? तो पहले वाला भी छोड़ दें और 4th नंबर वाला भी छोड़ दें, इतने पेपर में नहीं आते। माइटस लिख लें, सैंग्विनियस लिख लें एंड म्यूटेंट लिख लें। फिर सर आपने ये लिखवाया क्या है? ये हमारा विरिडियन ग्रुप पढ़ने लगे ना हम, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन ग्रुप वो होते, उसमें ये बैक्टीरिया आते हैं सारे इस ग्रुप में। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी तो विरिडियन ग्रुप के अंदर ये सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है? जी सर। जी बोलें जी, आगे स्टार्ट करो। जी सर। ये बैक्टीरिया आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट हैं
डॉक्टर कोमल, जितनी आपके लिए जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? रोटी। सांस लेना। रोटी के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। जो बंदा चाइना में है उसके लिए रोटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांस के, सांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है चाइना वालों के लिए? रोटी। जहां से मेरे पढ़ जाओ, खा ले सर जी, नमाज पढ़ लो सर जी। हाँ जी पढ़ ले यार, नमाज की ब्रेक देते हैं। तब तक नमाज पिक्चर खोलिएगा और आपने जो जो कहा था नहीं लिखना वो बताइएगा। मैंने कहा सारा कुछ लिख। ओके डॉक्टर कोमल, आपने माइक्रोफोन ऑन किया? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस सर। ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप है जी। अच्छा, अब ये ग्रुप जो है ना आपको पेपर में जरूर आता है। ये बैक्टीरिया नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे मुंह ओरल कैविटी के अंदर, ओरोफेरिंक्स में। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ओरोफेरिंक्स। ये जब हम कहते हैं ना मुंह आडो, जी सर, वो सामने ओरोफेरिंक्स है ना सारा। यस सर। तो ओरोफेरिंक्स के अंदर ये एरिया जो होता है ना, ये ग्रीन एरिया उसने दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल हमारी जुबान की बैक साइड वाला एरिया, ये ओरोफेरिंक्स है। ये नाक के बैक साइड वाला एरिया नेसोफेरिंक्स है। तो ये ग्रीन एरिया जो है ना ये ओरोफेरिंक्स है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है? ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? काज पेपर में क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। इनमें से एक बैक्टीरिया आपको मैंने लिखवाया है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। जी सर। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया लिखवाया है ना? यस सर। ये जो बैक्टीरिया ना स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये दांतों का कीड़ा लगता है ना, अक्सर हम कहते हैं दांतों को कीड़ा लग गया। जी सर। ये वो वाला कीड़ा है। तो ये कौन सा? देखिए कीड़ा आ गया ना। यस, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं जो अक्सर हमारे दांतों को कीड़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं डेंटल कैरीज। तो इसीलिए ये जो हमारे अक्सर दांतों वगैरह पे ये जो काले काले स्पॉट बन जाते हैं, कीड़ा सा लग जाता है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं दांतों का कीड़ा लग गया। तो बेसिकली ये हमारा बैक्टीरिया चिपक जाता है दांतों के साथ, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और ये वहां पे हमारे डैमेज करता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया जब चिपकता है ना तो ये वहां पे क्या रिलीज करता है? ये बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है। इसीलिए हम लोग जो है वो डेली क्यों करते हैं, क्या करते हैं? तो ब्रश करते हैं ताकि हमारे दांतों के ऊपर ये बैक्टीरिया कम से कम हो। क्लियर? जी सर। जी उसके सर। बाद क्या करता है? आपने क्या लिखा था? ये कुतकतारियां करता है। नहीं सर जी, मैं नमाज पढ़ा था, मैंने देखा है। क्या ये दांतों का कीड़ा स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप में जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया ना, MUTN म्यूटेंस, ये डेंटल कैरीज करता है। क्या करता है? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज। ओके सर। मतलब हमारी दांतों का जो कीड़ा सा लग जाता है। क्लियर है? जी सर। उसके बाद ये पेपर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसके अलावा और बैक्टीरिया अंदर से होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास दूसरे बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस सेंगुइनस बैक्टीरिया है ना, इसमें से ये स्पेशली ये हमारे हार्ट वेल्स का इन्फेक्शन करता है। ये क्या करता है? हमारे हार्ट वेल्स का इन्फेक्शन करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और कौन सी? सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कौन सी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्योंकि जो एग्जाम में आता है ना आपका बैक्टीरिया के हार्ट वेल्व को कौन डैमेज करता है? आपने कहना है सेंगुइनस। जो हमारे दांतों का कीड़ा लगता है डेंटल कैरीज, आपने कहना है म्यूटेंस। ठीक है, म्यूटेंस। अच्छा, अब अगर आपको मैं साइड पर लिखो, अगेन मैं ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं बार बार आपको ये लिखवाता हूँ। लिखो पहला पॉइंट, अगर वो पेपर में पूछता है एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस,
आपने कहना है एसोरियस। आपने क्या कहना है? एसोरियस। अगर वो कहेगा सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो आपने कहना स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप के कौन सा बैक्टीरिया? सैंगुइनस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि हार्ट वेल्व ऑलरेडी क्या हो, अगर ऑलरेडी क्या हो? डैमेज हो, तो फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन करेगा? आपने तीन कहना स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनस। मतलब दो तरह से सवाल पूछता है, या तो पूछेगा कि सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन करेगा, तो आपने कहना स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप, या लिखा होगा स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनस। ठीक है। या वो पूछता है अगर किसी पेशेंट के हार्ट वेल्व पहले से क्या हो? डैमेज हो। अगर किसी के हार्ट वेल्व पहले से डैमेज हो तो उनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन सा बैक्टीरिया करेगा? अगर किसी का हार्ट वेल्व प्रीवियसली डैमेज है, फिर भी आप क्या लिखोगे? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस या सैंगुइनस। क्लियर है? अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर वो पेपर में पूछे आईवी ड्रग यूजर है, कौन सा बैक्टीरिया? तो फिर भी आपने क्या कहना है? एसोरियस। ठीक है। ये तीन डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो पेपर में कहे आईवी ड्रग यूजर में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आपने कहना है एसोरियस। अगर वो कहे एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आपने कहना है एसोरियस। अगर वो कहेगा सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आपने कहना है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप, मतलब सैंगुइनस। अगर वो पूछेगा प्रीवियसली हार्ट वेल्व डैमेज है, तो आपने कहना है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप। ठीक है। और क्या पॉइंट है? यही बताया। अच्छा, उसके बाद अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सिंपल वो पूछता है मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, फिर भी आपने क्या कहना? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप सैंगुइनस। तो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप के। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, आपने कहना है विरिडेंस ग्रुप। प्रीवियसली हार्ट वेल्व डैमेज है, उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो, आपने कहना है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप। वो कहेगा सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन करता है, आपने कहना है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप। जी सर। जी सर। उसके बाद यस सर, ये आपके जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर मैं आपको दो चार सिम्टम अगेन लिखवा दूं तो इट्स नॉट अ बैड चॉइस ना? जी सर। तो क्या सिम्टम होंगे? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, पेशेंट का क्या होता है? वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है। ठीक है। पेशेंट की फीवर होता है, लेकिन समटाइम ना बुखार की वजह नहीं मिलती। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। फॉर एग्जांपल, मैं आपके पास आया हूँ और मुझे ना पिछले 3-4 हफ्ते से क्या है? बुखार है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं है। जी सर। ना नजला है, ना जुकाम है, गला खराब भी नहीं है, पेशाब में भी कोई जलन नहीं है। ठीक है। कोई मैदे, कोई पेट में दर्द नहीं है। अक्सर बुखार की ये वजह होती है ना, यूरिन का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई डायरिया हो गया, कोई फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई एब्डोमिनल पेन हो गई, कोई निमोनिया हो गया, कोई गला खराब हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, नाक में इन्फेक्शन हो गया, कोई चोट लग गई। अक्सर कॉमन काजेज यही है ना बुखार होने की। जी सर। यस सर। जब आपका पेशेंट आपको कहता है डॉक्टर साहब मुझे कोई कान में भी दर्द नहीं है, मुझे कोई नाक में भी दर्द नहीं है, मुझे कोई छींके भी नहीं आ रही, मेरा गला भी नहीं खराब, मुझे कोई छाती में दर्द भी नहीं है, ठीक है, मुझे कोई बलगम भी नहीं आ रही, मुझे पेट दर्द भी नहीं है, ठीक है, मुझे जो है वो कोई डायरिया भी नहीं है, मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, मुझे कोई यूरिन के सिम्टम भी नहीं है, मेरे कोई ज्वाइंट में भी पेन नहीं है, मेरे को मसल में भी पेन नहीं है, ठीक है, मेरे आप कहते हो यार इस बंदे को कोई मसला भी नहीं है। जी सर। बुखार क्यों है फिर? जब आपको 21 दिन बुखार की कोई वजह ना मिले, जब आपको कितने दिन? 21 दिन कोई बुखार की रीजन ना हो, 21 डेज जब आपको बुखार की कोई वजह ना मिले, उसे हम फिर लेबल कर देते हैं PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। जी सर।
फिर इन लोगों की एको करके देखते हैं, और जिन लोगों की बुखार की वजह नहीं ना मिलती, फिर उनकी एको में क्या नजर आ जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मिल जाता है। यस सर। जब किसी को बुखार की वजह ना मिल रही हो तो मे बी उसको क्या चल रहा है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। यस, जब हमें बुखार की वजह नहीं ना मिलती, फिर हम सीटी स्कैन भी करवाते हैं, सीटी स्कैन चेस्ट, सीटी स्कैन एब्डोमेन। तो क्या ऐसा जिस्म में है जो बुखार की वजह नहीं मिल रही? जी सर। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज हो सकती है। और आपको पता है अक्सर हॉस्पिटल में कुछ लोगों में हम सब कुछ करवा लेते हैं लेकिन कभी भी बुखार की वजह नहीं मिलती। बहुत कॉमन है। आप हाउस करोगे, जुबैर माइक्रोफोन ऑफ करो। अच्छा, हॉस्पिटल में आप लोग जब हाउस जॉब करोगे, इवन बुक्स में भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कभी बुखार की कोई वजह मिली ही नहीं है, ठीक है। और मैंने अपने शेखजाद हॉस्पिटल में एक लड़की, उस पे 2 हफ्ते पूरा हॉस्पिटल खप गया लेकिन उसकी बुखार की कोई वजह नहीं मिली। तो फिर इस तरह के पेशेंट को हम बस एंटीबायोटिक देते हैं और पेन किलर और फीवर की मेडिसिन देते हैं कि जो कुछ होगा पे हो जाएगा ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट को समटाइम हम फिर जो है वो अन्य वार्ड ट्रीट करते हैं, समझ रहे हैं आप? जी सर। तो इसलिए अगर पीओ हो जाए ना, बुखार की वजह ना मिल रही हो, तो ये बहुत मुश्किल केस हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो बन जाता है। टेस्ट करवा कर आप पागल हो जाते हैं लेकिन आपको कोई बुखार की वजह नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो बहरहाल तो अगर तो पेपर में एमसीक्यूज आ जाए, एक पेशेंट है उसमें बुखार की वजह नहीं मिल रही, तो मोस्ट कॉमन काज जो बाद में निकलती है ना, जिन लोगों में बुखार की वजह नहीं मिलती, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस निकलता है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन? आंसर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कितने हफ्ते सिम्टम्स, कितने दिनों तक बुखार की कोई वजह मालूम ना हो और बुखार हो रहा हो तो हम कहते हैं दिस इज पीओ, पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन। 21 डेज। 21 डेज। तो इसीलिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट आपके पास और क्या सिम्टम आएगा, उसको क्या होंगे, हार्ट में चेंजिंग मर्मर्स होंगे। क्या होंगे? चेंजिंग मर्मर्स। तो जल्दी से डॉक्टर कोमल सिम्टम बताएं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के क्या हो सकते हैं? सर हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो सकता है, उसके अलावा अभी जो आपने बताया चेंजिंग मर्मर्स हो सकते हैं। वेट लॉस भी है। वेट लॉस, जी सर। हार्ट वेल्स भी तो हो सकते हैं एंडोकार्डाइटिस की वजह। क्या? प्रोस्टैटिक हार्ट के वेल्स भी तो हो सकते हैं ना? हाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भूख नहीं लगती इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, एनोरेक्सिया, भूख नहीं बिल्कुल लगती। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ज्यादा बहुत कॉमन उन लोगों में होता है जिनकी क्या होती है, पुअर ओरल हाइजीन। यस, जब टूथब्रश ही नहीं करना तो बैक्टीरिया मुंह के अंदर, वेरिडन बैक्टीरिया दांतों के ऊपर चिपका हुआ है, जब कभी दिल करेगा ब्लड में जाएगा और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। क्लियर? और अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, जब हम डेली क्या करते हैं, टूथब्रश करते हैं, हमारा विरिडन बैक्टीरिया टूथब्रश की वजह से किस में जाता है? ब्लड में चला जाता है। यस, हम रोजाना टूथब्रश करते हैं, हमारा बैक्टीरिया ये ब्लड में चला जाता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे हार्ट वेल्स बिल्कुल क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जब हार्ट वेल्स नॉर्मल होते हैं ना, ये बैक्टीरिया ऊपर क्या नहीं करता, स्टिक नहीं करता, स्टिक नहीं होता। इसीलिए तो ये उन लोगों में पकड़ेगा जिनके हार्ट वेल्स पहले से डैमेज हो, उनमें चिपक जाता है जाके। जी सर। क्या मैं और आप जब डेली टूथब्रश करते हैं तो हमारे क्या टूथब्रश से डेली हमारे ब्लड में बैक्टीरिया ये घुसता है वेरिडन? यस सर। पॉसिबल है, लेकिन हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों नहीं हो रहा? हम तो टूथब्रश डेली करते हैं बिकॉज हमारे हार्ट वेल्स नॉर्मल है। हार्ट वेल्स की जो सरफेस है, जो हमारे हार्ट वेल्स की जो सरफेस है, वो बैक्टीरिया को अपने ऊपर चिपकने नहीं देती।
और भाई ने ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं देता, नंबर क्यों लगे? वो करो। यस सर। लेकिन अगर किसी के हार्ट वेल्स डैमेज हो पहले, उनमें बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है चिपकने का। जी सर। क्लियर? क्लियर सर। यस उसके सर। बाद इसलिए जितना आपकी ओरल हाइजीन पुअर होगी तो बैक्टीरिया उतना ज्यादा जो है वो देखो ना, जितना गंदा मुंह उतना ब्लड में बैक्टीरिया ज्यादा जाएगा, फिर क्या छड़े रिस्क तो बढ़ेगा। जी सर। इसलिए जो लोग पुअर ओरल हाइजीन होती है जिन लोगों की जो टूथब्रश नहीं करते, ठीक है, और तो उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन यस इट इज ट्रू कि एवरी डे हम जब टूथब्रश करते हैं तो our heart valve exposed to virid and bacteria, but due to normal surface of the heart valve जो है वो अलाउ नहीं करते बैक्टीरिया को स्टिक करने में। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इसीलिए तो अक्सर आपकी जब क्या होती है, कोई डेंटल सर्जरी होती है, तो जब भी हम कोई दांतों का ऑपरेशन करवाते हैं, दांत निकलवाते हैं, कोई भी दांत के साथ छेड़खानी करते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो जब डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, डेंटल सर्जरी करते हैं, तो क्या आपके ब्लड में स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंट बैक्टीरिया घुस जाता है ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर, डेंटल सर्जरी? यस जी बिल्कुल। क्योंकि मुंह के अंदर होता है। जब कोई दांत शांत की सर्जरी करते हैं तो हमारे इसी अगर एमसीक्यूज आ जाता है, क्या डेंटल सर्जरी के बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है ड्यू टू विरिडेंट ग्रुप? यस यस सर। इसीलिए अगर किसी कोई पेशेंट क्या है, हाई रिस्क पेशेंट है, कोई पेशेंट क्या है, हाई रिस्क पेशेंट है, हाई रिस्क, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है क्या होने के, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उसकी क्या होनी है, डेंटल सर्जरी। तो डेंटल सर्जरी से 30 मिनट्स पहले, कितने मिनट्स पहले, दांत की सर्जरी से 30 मिनट्स पहले वो क्या खा के जाए, अमोक्सिसिलिन। मॉक्सिसिलिन कितने ग्राम? 1 ग्राम। 1 ग्राम। 1 ग्राम। तो इसीलिए अगर मैं और आप दांत की कोई सर्जरी करवाए ना, हमें जरूरत नहीं है मॉक्सिल खाने की, क्योंकि हम हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आते। मैं और आपके दांत की सर्जरी करवाने जाते हैं तो हमें मॉक्सिल खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आते, हमारे हार्ट वेल्स नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है, जिसको रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें अगर कोई डेंटल प्रोसीजर कोई होना है तो उसको चाहिए कि वो दांत की सर्जरी करवाने से आधा घंटा पहले, कोई भी दांत का प्रोसीजर करवाना है उससे आधा घंटा पहले मॉक्सिल की 1 डोज ले ले, टू प्रिवेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इफ बैक्टीरिया somehow enter into your bloodstream. जी सर। यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर? जी सर क्लियर है। और दो को 2-4 आउट सर जी। हाँ जी। जो हाई रिस्क है पेशेंट है वो अगर मसवाक कर लें फिर ठीक है? नहीं, मसवाक टूथब्रश तो करना ही करना है ना, बोला दोनों का नुकसान है। टूथब्रश और मसवाक जो भी करोगे आपके दांत आपके अंदर से डैमेज तो होता है ना, जब टूथब्रश करते हो बैक्टीरिया जाते हैं ब्लड में। स्टेटमेंट क्लियर की वजह से। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये चीज आप सब लोगों ने बरोज ध्यान में रखनी है, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो में आते हैं। अच्छा, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है, सबको क्लियर हो गया? जी सर हो गया। जी सर। अच्छा, आगे लिखें। एक बैक्टीरिया होता है इसी ग्रुप का, स्ट्रेप्टोकोकस, कौन सा, विरिडेंट ग्रुप का ही है, इसी का ही है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंट ग्रुप का बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस। स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बॉविस बैक्टीरिया है ना, ये आपका इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है, कॉलन में होता है। इसलिए अगर आपको इंटेस्टाइन का क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, या वो हमने पढ़ी थी क्रोन डिजीज, जी सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस जी पढ़ी सर। थी ना,
अगर आपको इंटेस्टाइन का कोई कैंसर हो, आपको क्रोन डिजीज हो, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो जब कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करे, तो ये बैक्टीरिया किस में आ सकता है? ब्लड में आ सकता है। और क्या करेगा? काज इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसीलिए अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, एक पेशेंट है उसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज किसे कहते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस तो क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस को सर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज किसे कहते हैं? क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिस तरह क्रोन डिजीज है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या एक पेशेंट है जिसको क्या है जी कॉलन कैंसर है, ठीक है, वो अगर इन लोगों को जिनको इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है, अगर इन लोगों को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेपर में आ जाता है, तो आप कौन सा बैक्टीरिया लगाओगे? स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। अच्छा, एक बात अब मेरी कान खोल के सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, फॉर एग्जाम्पल जैन क्या आया हमारे पास इस चीज के साथ? सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ। जैन हमारे पास किस चीज के साथ आया? सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ। और हमने जब जैन का क्या किया? सर ब्लड कल्चर किया, तो पता लगा ब्लड कल्चर में कौन सा बैक्टीरिया आया? स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। जैन हॉस्पिटल आया कि उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। जी सर। और कल्चर में कौन सा बैक्टीरिया आया? स्ट्रेप्टोकोकस बोविस बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए था, क्यों आया? इसका मतलब जैन की इंटेस्टाइन में कोई मसला है। जी सर। जी सर। हालांकि जैन ने नहीं बताया, जैन से पूछा, जैन तुम्हें कोई इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है? जैन ने कहा नहीं सर जी। जी सर। जैन ने क्या कहा? मुझे पेट दर्द है, मुझे एब्डोमिनल पेन है, मुझे डायरिया है? नहीं। जी सर। जी सर। नहीं कहा ना। जैन ने कोई इंटेस्टाइन की हिस्ट्री दी आपको? नहीं सर, कोई नहीं दी। लेकिन जैन के ब्लड कल्चर में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ब्लड कल्चर में बोविस क्यों आया? इसका मतलब जैन को इंटेस्टाइन का कोई मसला है, लेकिन अभी जैन को पता नहीं है। जी सर। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो और किस वजह से हो, स्ट्रेप बोविस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से, बेशक जैन ने कोई मसला नहीं बताया, पेशेंट ने कोई मसला नहीं बताया, लेकिन आपने फिर भी क्या करनी है? क्लोनोस्कोपी करनी है। आपने क्लोनोस्कोपी जरूर करनी है। आपने इंटेस्टाइन में कैमरा जरूर डालना है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस बोविस मिल रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंटेस्टाइन को एक नजर जरूर देखना है, कहीं इंटेस्टाइन में भी कैंसर है, शुरू वाली स्टेज है, पता नहीं है। जी सर। जी सर। इसीलिए हर वो पेशेंट जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बोविस डायग्नोज होगा, आपने क्लोनोस्कोपी जरूर करनी है टू रूल आउट एनी क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉलन कैंसर। जी सर। बाकी सब लोगों को भी समझ आई बात की? जी ब्रोस। जी सर, समझ आ गई। ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। पेशेंट है, हार्ट मर्मर से, हाई ग्रेड फीवर था, नाइट स्वेट्स थे, वेट लॉस था, चेंजिंग मर्मर थे, कल्चर किया तो बोविस मिला, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? आपको कोलोनोस्कोपी। जी सर। जी सर। कोलोनोस्कोपी बनती है ना? ऐसे ही है। जी सर। जुतियां बांध दिया नहीं इधर। अच्छा, अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंट की वजह से आए, क्या हो? सर स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंट की वजह से वो बोविस है या वो आपका सेंगुइनस है, जो भी वेरिडेंट ग्रुप की वजह से, अगर आपको वेरिडेंट ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है? सर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, मे बी पेनिसिलिन वर्ड लिखा हो, या मे बी लिखा हो बेंजोथिन पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन लेनी है आईवी। ठीक है, तो जी सर। तो पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन लिखा होगा या बेंजाइल पेनिसिलिन वर्ड लिखा होगा। ठीक है, इस तरह लिखा होगा बेंजाथिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, जो भी वर्ड लिखा होगा यही आपकी पेनिसिलिन ही आपने आंसर लगाना है। क्लियर? क्योंकि अगर आपको वो कहे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किस वजह से है, क्लास ही नहीं पई है।
आपने या तो वैंकोमाइसिन आंसर लगाना है नाल दे कमरे या नाल मैच लाया ही मैच वेने जी सर, या क्या आंसर लगाना है सर फ्लोक्सासिलिन लगाएंगे। फ्लूक्लोक्सासिलिन। लेकिन अगर वो वेरिडेन ग्रुप है फिर आप क्या लगाओगे आंसर? सर पेनिसिलिन और बेंजाइल पेनिसिलिन या बेंजाथिन पेनिसिलिन आंसर लगाओगे। याद रहेंगे ना? जी सर। सर ऐसे हो सॉरी फ्लोक्सासिलिन और साथ जेंटामाइसिन। अब नहीं, अगर वो सिंपल पूछे एसोरियस है आप क्या कहोगे, क्या देंगे? वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन। लेकिन अगर कल्चर की रिपोर्ट पास है फिर उसके अकॉर्डिंग मे बी क्या देंगे? फ्लोक्सासिलिन देंगे। लेकिन अगर वो कहे कि बेंजाइल अगर वो कहे वेरिडेन ग्रुप है तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की ड्रग को चॉइस बताओ, तो आप क्या कहोगे? पेनिसिलिन एंड पेनिसिलिन और बेंजाथिन पेनिसिलिन एक ही गल है। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ? जी सर। अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, दांतों की सर्जरी कराने से पहले कौन सा एंटीबायोटिक दोगे कोई भी डेंटल प्रोसीजर से पहले? सर अमॉक्सिसिलिन देंगे। अमॉक्सिसिलिन देंगे। याद रहेंगी चीजें? जी सर। उसके बाद जी ये था जी स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये नहीं था, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? नो सर, आसान है ना? नो सर इजी है। चलें, डॉक्टर कोमल ने पहले रिवाइज किया था जी, डॉक्टर मुकद्दस साहब रिवाइज कर दें स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस को। जी सर। स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस ग्रुप में हमारे पास एस्माइटिस आता है, सैंगुइनस आता है, एस सेल्वेरियस आता है और एस म्यूटेंस आता है। सर ये जो ये प्रेजेंट होते हैं ओरोफेरिंग्स में, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप म्यूटेंस जो है ये डेंटल कैरीज कॉज करता है। इस बैक्टीरिया में ये जो बैक्टीरिया है ये एसिड को प्रोड्यूस करता है। जो स्ट्रेप सैंगुइनस जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है, जिसको हम सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। इसमें जो है सर मैंने सिम्टम्स नहीं लिखे थे। एक मिनट, क्या नहीं लिखे थे? सर हाई ग्रेड फीवर होता है, एनोरेक्सिया होता है और आगे और वेट लॉस, पुअर ओरल हाइजीन। एक मिनट डॉक्टर कोमल आप ना बोले जी। डॉक्टर मुकद्दस नोट्स सेंड करें ग्रुप में। सर मैंने लिखा सारा है बट सिर्फ सिम्टम्स नहीं लिखे थे, वो पीछे लिखे हुए थे, आपने जल्दी में बोल दिए थे। चले सिम्टम लिख के ना एक पेज पे मुझे भेजें, इनबॉक्स करें। सर पहले पढ़ लूं? जी पढ़ के तो मुझे इनबॉक्स करें, आई एम वेटिंग। ओके सर। जी सर जी आप रिवाइज करें। जिसमें हार्ट फेयर जो है वो ऑलरेडी डैमेज होते हैं, उसमें स्ट्रेप सैंगुइनस की वजह से होते हैं। सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो है उसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो स्ट्रेप सैंगुइनस होता है। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो है वो एसोरियस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। और जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उसमें भी जो है एसोरियस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसमें स्ट्रेप विरिडिन इन्वॉल्व होता है बैक्टीरिया। 21 डेज जी सर। 21 डेज से कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन फीवर चल रहा है तो उसको हम पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन बोलते हैं। सर हम एवरीडे जो है टूथब्रश करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेप सैंगुइनस बैक्टीरिया है वो हमारे ब्लड में जाता है, लेकिन हमारे हार्ट वेल्व के साथ वो स्टिक नहीं होता क्योंकि हमारे हार्ट वेल्व जो है वो नॉर्मल होते हैं। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से जो है वो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। आफ्टर डेंटल सर्जरी जो है वो उसमें भी जो है हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आता है। बिफोर सर्जरी जो है हम पेशेंट को जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं उसको हम आधा घंटा पहले अमॉक्सिसिलिन दे देते हैं 1 ग्राम में, ताकि उसको जो रिस्क है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का वो कम हो सके। उसके बाद हमने पढ़ा है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ये इसकी जो लोकेशन होती है ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है हमारे क्लोन में। जो पेशेंट कैंसर के साथ होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ होते हैं, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम जिनको होता है, तो उन पेशेंट्स में ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लड में चला जाता है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। इसमें हम ब्लड कल्चर कराते हैं। अगर ब्लड कल्चर के बाद स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है वो पॉजिटिव आता है तो हम फिर फर्दर जो है क्लोनोस्कोपी की तरफ जाते हैं, ताकि इसलिए जाएंगे क्योंकि जो पेशेंट को कैंसर का या कोई भी कोलोन डिजीज का रिस्क ना हो सके।
यस, रूल आउट करना है ना, आगे कॉलन कैंसर तो नहीं है कहीं? जी सर। आगे कुछ दिल से एसोरियस की जो है, जी सर, एसोरियस की जो एंटीबायोटिक है वो हम वैंकोमाइसिन देते हैं, और जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विरिडन ग्रुप की वजह से होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में जो है वो हम बेंजाथिलीन पेनिसिलिन देते हैं। थैंक यू सो मच। लिख के भेजें, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इनबॉक्स करें। अच्छा जी, क्यों रोज आगे चले सर एक बात को जी सर। जी सर, ये मैंने सारा लिखा नहीं था, ये खुद ही जुबानी सुनाया? जी सर, कि मैंने वेरी गुड आ रहा था सर, इसलिए मैं चले थी। जल्दी से लिख के मुझे इनबॉक्स करें सर। क्लास के बाद कर देती हूँ। हाँ जी, मुझे नहीं करना, ग्रुप में भेजना है। ओके सर। और डॉक्टर कोमल, आपने मुझे याद करवाना है, भेजा कि नहीं भेजा? ओके सर। सर डॉक्टर मुकद्दस भी भेज देती हैं। ठीक है, चलिए आगे। जी सर। जी सर। आगे लिखें जी, अगला बैक्टीरिया एंटेरोकोकाई। ये यार माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है ना? बोरिंग नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल बोरिंग नहीं है सर। नहीं सर, बहुत अच्छा है। जी सर। सुहेब, अब आपने रिवाइज करना है, माइक्रोफोन ऑन कर लो। जी सर। जी सुहेब, ग्रुप कौन सा, बैक्टीरिया कौन सा जी? एंटेरोकोकस सर। एंटेरोकोकाई, ठीक है, एंटेरोकोकस। इसमें पहले बैक्टीरिया लिख लो कौन से होते हैं। तो एंटेरोकोकाई जो बैक्टीरिया, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, एंटेरोकोकाई फेकैलिस, ठीक है, एक तो ये बैक्टीरिया आता है और एक आता है एंटेरोकोकाई फेसियम। वो भी तो खेड़ देना फिर आओ साहब। तो दो हैं, एक फेकैलिस और एक फेसियम है, लिखिए। जी सर। सर एक मिनट। जी नहीं है सुहेब, ऐसे नहीं बोलना, वो वाला अंदाज हमें ज्यादा अच्छा लगता है। सर कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं? फेसियम है और फेकैलिस। सुहेब कितने गया है? जी सर। लव यू। अच्छा, एक कौन सा है जी? स्ट्रेप्टोकोकस, फेकैलिस है, और एक कौन सा है जी? और फेसियम। जी लिख लिया? जी सर। जी सर। कोई नहीं बोलेगा, बस अब वो बोलेगा, सुहेब बोलेगा। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट लिखे। तो अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया लिखो जी, कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन, कॉलन, कोलन सर। नंबर 2, ये बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? यूरिथ्रा, हमारे जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर? अब जी सर। हमारा पेशाब वाला रास्ता जो है, यूरिन वाला ट्रैक्ट, इसका ना दो ही सवाल आते हैं पेपर में। क्या आते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन आते हैं सर। वो क्वेश्चन क्या है? ये बैक्टीरिया भी क्या काज करेगा? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कब? जब किसी को जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कोई क्या हो, प्रोसीजर या क्या हो, कैंसर। अब आपको अगर कोई पूछ ले कि यार जेनिटल ट्रैक्ट या यूरिनरी ट्रैक्ट, इसको इकट्ठा हम कह रहे हैं जेनिटो यूरिनरी कह रहे हैं ना? हाँ, तो किसी को जेनिटल ट्रैक्ट का ट्यूमर है या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई ट्यूमर है, या कोई सर्जरी की है या कोई प्रोसीजर की है, जब भी इस ट्रैक के अंदर कोई सर्जरी करेंगे, कोई प्रोसीजर करेंगे, कोई ट्यूमर होगा, जब इस ट्रैक के अंदर कोई मसला होगा और अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा, तो आंसर क्या लगाओगे? एंटेरोकोकस सर। एंटेरोकोकाई आंसर होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। क्लियर?
अच्छा जी सर। मुझे आप पेपर में अब आपसे मैं पूछता हूँ, अगर कॉलन कैंसर हो तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन करेगा? बोविस। सर स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडन। बॉबिस, यस वेरिडन जी, में बॉबिस। बोविस। अगर जेनिटो यूनिट ट्रैक का कोई ट्यूमर हो या कोई सर्जरी हो या कोई प्रोसीजर किया हो फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा तो कौन करेगा? सर एंटेरोकोकाई। अब सम टाइम वो बड़ा था क्या कहता है, हमने कहता क्या किया जी, ब्लैडर में कैमरा, पेशाब वाले मसाले में यूरिनरी ब्लैडर में कैमरा डालने को क्या कहेंगे? सिस्टोस्कोपी। अब कैमरा डाला है ना हमने, सिस्टोस्कोपी किया ना? जी सर। के ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, ये प्रोसीजर ही है ना? जी सर। क्या सिस्टोस्कोपी की बाद में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, क्या आंसर लगाओगे? एंटेरोकोकाई। मतलब वो कहता है जी ब्लैडर की सर्जरी की है या कोई यूरिनरी ट्रैक की सर्जरी की है या कोई यूरिनरी ट्रैक का कैंसर है, आंसर क्या लगाओगे? सर एंटेरोकोकाई। इसलिए वो कोई प्रोसीजर भी हो सकता है, वो कोई सर्जरी भी हो सकती है, वो कोई ट्यूमर भी हो सकता है। जब जेनिटो यूनिट ट्रैक का कोई प्रोसीजर हो, कोई सर्जरी हो या कोई सर्जरी प्रोसीजर या कोई ट्यूमर हो तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आपने आंसर क्या लगाना है? एंटेरोकोकाई। याद रहेगा, ये पेपर का सवाल है। जी सर। अगली इंपॉर्टेंट बात, यस सर। इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो ये है कि ये जो आपका एंटेरोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये भी आपके उन हार्ट वेल्स को डैमेज करते हैं जो पहले से क्या हो, डैमेज हो, जो पहले से क्या हो, डैमेज सर। ये भी उन्हीं हार्ट वेल्स को जाके ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं जो पहले से क्या हो, डैमेज, प्रीवियसली डैमेज हो। और इनकी वजह से जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा उसको क्या कहेंगे? इन्फेक्टिव। अब मैं आपसे पूछूं, अगर कॉलन कैंसर के बाद सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो तो आंसर क्या लगाओगे? बोविस। अगर जेनिटो यूनिट ट्रैक की कोई प्रोसीजर या सर्जरी की है उसके बाद सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो तो क्या आंसर लगाओगे? एंटेरोकोकाई। यस, एंटेरोकोकाई। देखो सब एक्यूट वर्ड आ जाए तो सिर्फ वेरिडन ही ज़हन में नहीं रखना। जी सर। एक्यूट आ जाए तो ऐसा होती है, सोचते हो ना? जी सर। बाकी सारे सब एक्यूट ही होते हैं मोस्टली। तो ये तो चंगा ले लो। जी सर। इसलिए सिर्फ सब एक्यूट वर्ड देख के वेरिडन नहीं आंसर लगाना है, देखना है कि उसने आगे क्या बोला है। सब एक्यूट तो वेरिडन भी करता है, सब एक्यूट तो एंटेरोकोकाई भी करते हैं, इसलिए सब एक्यूट के चक्कर में सिर्फ वेरिडन ही नहीं सोचना। क्लियर है? इसीलिए अगर वो कहेगा सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है लेकिन कॉलन कैंसर है तो कॉलन कैंसर पे फोकस करना है। जी सर। स्टेप बोविस। अगर वो कहता है सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है लेकिन जेनिटो यूनिट ट्रैक का कैंसर है फिर जेनिटो यूनिट ट्रैक पे फोकस करना है। मैं मुंडा बालर चंगा है क्लियर नहीं, चलो लगा देंगे बालर। क्लियर जी ब्रोस? क्लियर? इन दोनों भी जाया ना कभी जी सर। बोलो यार। जी सर। बाकी लोग जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। अच्छा जी सर। उसके बाद यस सर क्लियर है। नहीं ना रहेगा साथ भी 10 तारीख 31। उसके बाद तो जितना सुनना तो 150 रन होता फिर अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कभी बढ़िया टम ये इसका ना ट्रीटमेंट मुश्किल होता है। ये यूजुअली एंटीबायोटिक को क्या आता है? रेजिस्टेंस। इसके दो ही तो सवाल आते हैं, एक एंटीबायोटिक कौन सी देनी है और एक कौन से लोगों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है। इसमें हम ज्यादातर क्या देते हैं? डुअल एंटीबायोटिक। डुअल एंटीबायोटिक्स देते हैं। कौन कौन सी? यही तो पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो हम डुअल एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, एक तो हमने क्या देनी है? पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। एंटेरोकोकाई में सिंगल एंटीबायोटिक नहीं देनी, नहीं देते, हमेशा दो कॉम्बिनेशन जेंटामाइसिन प्लस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन।
ठीक है, जेंटामाइसिन प्लस पेनिसिलिन, आपने हमेशा डुअल एंटीबायोटिक्स देनी है। इसमें सिंगल एंटीबायोटिक का देने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आता है, ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन आते हैं इसके, बस इसका यही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी डॉक्टर सुहेब, जल्दी से रिवाइज कर दो एंटेरोकोकाई। जी सर, इसमें तो बैक्टीरिया आते हैं सर, स्टेप्टोकैलिस और स्टेप्टोसिम। सर ये ज़्यादातर हमारे कोलोन और यूरेथ्रा में पाया जाता है सर। और सर ये जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट के कोई भी प्रोसीजर हो उसके बाद एंडोकार्डाइटिस काज करता है। और ये भी प्रीवियसली डैमेज वाल्व जो होते हैं उनको डैमेज करता है। और सर ये भी सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करता है। और सर ये रेजिस्टेंट होता है और इसमें ड्यूल एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं सर, पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। जी दोस्त, यहाँ तक समझ आया ये बैक्टीरिया? जी सर। नेक्स्ट बैक्टीरिया लिखते हैं। बैक्टीरिया में शुरू है। निकाजिना बैक्टीरिया, कितना बैक्टीरिया? निकाजिना। तो अगला बैक्टीरिया हम पढ़ने लगे हैं, बैसिलस। एक पॉइंट लिख लो मेरे हिसाब से, साइड पे आपके हिसाब से, यहाँ पे जेंटामाइसिन एनारोबिक बैक्टीरिया में कोई इफेक्टिव नहीं होती, जीरो रोल है। कौन सा भी वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते उन बैक्टीरिया में जेंटामाइसिन वगैरह देने का कोई फायदा नहीं है सर। अगर आपको पेपर में आ जाए वो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते सर, नहीं करते, उनमें कौन से एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं होता सर। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक कौन से ग्रुप की है? ये कौन सा ग्रुप है? अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं करती हैं। कौन से बैक्टीरिया में? एनारोबिक बैक्टीरिया। जो मुझे पीएमडीसी में क्वेश्चन भी आया था जब मैंने नारी दिया था ना। चले आगे? जी सर। यस सर। अगला बैक्टीरिया जी बैसिलस सीरियस। इतना इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया और इतना आसान, आपने कहना है सर जी रहने दो, छुट्टी कर दें। आपने क्या कहना है? सर जी छुट्टी कर दें। सर जी छुट्टी कर, लेकिन हमने छुट्टी नहीं कर दी। तो कौन सा बैक्टीरिया? सर बैसिलस। यार दो ही जाने हैं चीजें, इसकी कितनी चीजें जानी है? दो चीज। जाकर अली मारी हम। ये रॉड बैक्टीरिया है। कोकाई वो थे ना जो गोल गोल थे सारे, मुग गए। ये देखो ये ऐसे होता है, रॉड शेप है ना। जी सर। तो ये देखे, ये गोल गोल ही है ना, ये लंबे लंबे है ना, ये रॉड शेप है। बैसिलस का मतलब ही क्या है? ये दादा रॉड शेप, इस तरह पेंसिल है लंबी सी। ठीक है, तो जी सर जो गोल गोल थे वो क्या थे? कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, वो कोकाई थे। तो ये बैक्टीरिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव रॉड, क्योंकि हम पढ़ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहे हैं। ग्राम नेगेटिव तो अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। हमने तो वो जो टेबल बनाया था शुरू में वो सारे ग्राम पॉजिटिव का था। जी सर। अभी तक हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोई नहीं पढ़ा। हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, इसीलिए लिखो जी इसका नाम दोबारा बताइए। देख लिया? जी सर। यस सर।
ग्राम पॉजिटिव रॉट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर्स। ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? सर जी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। और ये बैक्टीरिया अगर आपसे पूछ ले ये कितने होता है, आपने कहना है नेचर में, हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग में। ये बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? नेचर, हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग में। ये बैक्टीरिया क्या करता है? कहा फूड पॉइजनिंग। क्योंकि स्पेशली कौन सी फूड पॉइजनिंग? क्या खाने से? चावल खाने से। कहाँ से? चाइनीज रेस्टोरेंट से। तो हमारा जो पंजाबी है इन अदर रेस्टोरेंट, तो जो थोड़े मम्मी डैडी हैं रेस्टोरेंट। क्लियर? जी सर। तो हमारा जहन मेरा और आपका क्या है? जी रेस्टोरेंट है। नहीं, मेरा आपका रेस्टोरेंट। जी सर रेस्टोरेंट। और ये मुकद्दस का और कोमल का क्या है? जी रेस्टोरेंट। नहीं, रेस्टोरेंट। क्लियर? जी सर। तो जब आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे आप के चावल जो होते हैं ना, बार बार क्या होते हैं? जी पकते हैं, रीहीट होते हैं। मतलब थोड़े ठंडे हुए फिर गर्म। जी सर। ठीक है। तो रीहीटेड राइस जब होते हैं ना, राइस बार बार हीट होते हैं, तो बैक्टीरिया को ना एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जिसकी वजह से वो फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? जी स्पोर्स। और स्पोर्स तो पहले होंगे यार। क्या प्रोड्यूस करते हैं? जी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है तो फिर ये वहां पे क्या करते हैं? उन चावलों में, उन रीहीटेड राइस में क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिन। और इसीलिए इसके खाने के बाद हमें क्या हो जाता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस। जी क्या हो जाता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग। तो इसलिए आपने दो चीजें याद रखनी है, चावल खाए, चाइनीज रेस्टोरेंट से खाए। जी सर। ठीक है। और उसके बाद, और उसमें वजह क्या होती है? टॉक्सिन क्यों बार बार रीहीटेड होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और आपको खाने के बाद विदिन 1 to 6 आवर्स आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? जी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग। और कुछ टाइम के बाद आपको क्या स्टार्ट हो जाता है? डायरिया। तो वॉमिटिंग पहले स्टार्ट होती है, डायरिया बाद में। तो दिस फूड पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग राइस फ्रॉम चाइनीज रेस्टोरेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीहीटेड राइस सिंड्रोम। दिस इज कॉल्ड रीहीटेड राइस सिंड्रोम। और ये पेपर में हर साल, हर जगह, दुनिया के हर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है। जी सर। याद रहेगा, कभी बोलेगा तो नहीं? नो सर 2 इयर्स कर रहे हैं। सोरिस भी तो कर रहा था फूड पॉइजनिंग। वो भी कर रहा था। वो भी टॉक्सिन करता था सर। वो भी टॉक्सिन की वजह से कर रहा था, लेकिन वो कस्टर्ड खाने के बाद, सैलेड, पोटैटो सैलेड के बाद, पेस्ट्रीज खाने के बाद हुआ था। जी सर। इसमें राइस है। तो और चाइनीज रेस्टोरेंट स्पेशली बार बार रीहीटेड होते हैं। एसोरियस मीठा बैक्टीरिया। हाँ, एसोरियस और मिठे शीठे नाड़ा ना। जी सर। मीठा बैक्टीरिया। क्या बना नाड़ा? मीठा सिर्फ आपने क्या बात समझे? वो कैसे पकड़ना है एसोरियस? सर वो कस्टर्ड वगैरह में होता है। कस्टर्ड, पेस्ट्रीज, सैलेड, पोटैटो सैलेड, ये चाइनीज रेस्टोरेंट, ये राइस खाने से। जी सर। तो सर अगर इसके सिम्टम, हाँ जी, रात को जिस तरह राइस रख देते हैं, मोस्टली हम सुबह उठ के उसको गर्म करते हैं, तो उसमें भी फिर इसके टॉक्सिन्स हो सकते हैं बैसिलस। यस। इसीलिए तो वो जब कभी बार बार आप गर्म करते हो तो बैक्टीरिया के एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वहां पे टॉक्सिन रिलीज करने लग जाता है। जी सर। ठीक है, क्लियर? जी सर। अच्छा। और इसके सिम्टम्स ज्यादा जल्दी आते हैं एसोरियस से। एसोरियस तो मे भी आपने अब खाया तो 8 घंटे 10 घंटे बाद जाके सिम्टम आएंगे। बैसिलस सीरियस तो आधे पौने घंटे में, घंटे 1.5 घंटे में सिम्टम शो कर देता है।
ठीक है। तो बाकी डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एंटीबायोटिक देने की कोई जरूरत नहीं है सर, ये आप ही ठीक होना है। ओनली स्पोर्टिव ट्रीटमेंट, ओनली स्पोर्टिव ट्रीटमेंट। लाइक बहुत ज्यादा वॉमिटिंग है तो उल्टी की गोली दे दो, वो मैंने पहले लिखवाई थी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लो, ठीक है। तो बस आपने स्पोर्टिव मैनेजमेंट करनी है, अदरवाइज सर जी नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक खाना होता है हॉट, एक खाना होता है वार्म। वार्म वो होता है कि जिससे मुंह नहीं जलता, हल्का सा गर्म। हॉट वो होता है जो बहुत गर्म खाना होता है। जी सर। जी सर। बहुत ज्यादा खाना गर्म हो ना, फिर फूड पॉइजनिंग नहीं होती। जी सर। हाँ तो चाइनीज, क्योंकि ज्यादा हीट से टॉक्सिन खत्म हो जाती है। जो खाना बहुत गर्म नहीं है, इतना गर्म हो कि बस खाने वाला हो, जी सर, उसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। तो हॉट फूड इज नॉट अ सोर्स ऑफ बैसिलस, वार्म फूड इज द सोर्स ऑफ बैसिलस। जी सर। ऐसे है ना, एक बहुत ठंडा पानी है, एक होता है हल्का फुल्का, मोटर चलाओ हल्का सा ठंडा होता है, नहा लेते हो। जी सर। एक टैंकी वाला ठंडा पानी होता है, उससे नहीं नहाया जाता, मोटर चला के नहाया जाता है, क्योंकि वो टैंकी वाले पानी जितना ठंडा नहीं है। ऐसे एक वो तो बहुत वार्म, एक बहुत हॉट फूड होती है, एक होती है हल्की हल्की, पंजाबी में जिसे हम कहते हैं कोसी कोसी कोसी। जी सर। इसीलिए वार्म फूड इज द सोर्स ऑफ बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग, नॉट हॉट फूड। जी सर। अब आप लोगों ने कभी एक सुने, हम बुफे करते हैं। जी सर। जी। बुफे में गर्म होती है चीज, वार्म नहीं होती। बुफे का खाना बहुत गर्म होता है। नहीं सर, कहाँ? सर जी ठंडा भी हो जाता है गर्म अंदर, चंगी जगह तो खाते गर्म है सर, चंगी तो भी खाना नहीं होता। लेकिन बुफे वाला खाना एज कम्पेयर टू वो, ये वार्म, वो हॉट कैटेगरी में आता है। जी सर। ठीक है, तो चले जी आगे। सर मैंने मनाल से खाया था, इतना ठंडा खाना था। ना मुझे याद कराए, मनाल, मनाल की चांपे जो है ना, मनाल 6000 की चांपे देता है। 5 क्यों? 7 बकरा भी 5 चांपे, और हुंदा कुछ नहीं, हड्डी हुंदी है मेन। लेकिन दुनिया में इंसान क्या खाने आया? चांपे। दुनिया में कोई डिलीशियस डिश नहीं है किससे ज्यादा, चांपों से ज्यादा। अगर आपने जिंदगी में चांपे नहीं खाई तो आपको जिंदगी जीने का कोई हक पूरा होता नहीं है सर। सर बकरे की ही चांपे ना? हाँ जी, हाँ जी, बकरे की। मेरे मुंह में पानी आ गया, आगे चले। सर जी अगर इसको जैसा कह रहा हो और फिर उसको गर्म किया तो फिर तो नहीं है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे? हाँ, अच्छी तरह गर्म कर लो, टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। यस सर, थैंक यू। यस सर, भाई को लाजमी बताएं कि टॉक्सिन्स खत्म हो जाए। ये भाई सर सी भाई बहुत ज्यादा खाते हैं, इनको लाजमी बताएं क्या है खाना। हाँ, वो हल्का गर्म नहीं खाना, ज्यादा गर्म खाना लिया करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, ये बैक्टीरिया चावलों से रिलेटेड आपको आएगा, बस आपने इसके फूड पॉइजनिंग याद रखनी है, ठीक है। अल्लाह जी सर। लेकिन ये बैसिलस सीरियस बैक्टीरिया इसका इन्फेक्शन कर सकता है 2-3 में। सर स्क्रीन स्टक है आपकी। आइस का, बस इतना देख लो, इसका इन्फेक्शन कर सकता है सर जी, आइस का। इसीलिए बैसिलस सीरियस बैक्टीरिया की वजह से अगर आइस का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें एंटीबायोटिक देनी है, वैंकोमाइसिन। तो जी ब्रो, तो यहाँ तक समझ आई सब लोगों को? जल्दी से मुझे बता दें। जी सर, आ गई। मुश्किल लगा? नो सर। नो सर, नो। आगे लिखो। सर जी बस कर दे, इतना पढ़ लिया है आपने, पढ़ा लिया है मैं। ओके सर,
ज्यादा पढ़ा है? अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा सर जी सर याद भी करना है आपने, आपको कल काढ़े का भी याद करना है। यस सर। कल टेस्ट है कार्डियो का। जी सर। यस सर, यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।